हम ये चाह रहे थे कि हम ये चाह रहे थे अभी मैं बुलाती कोई भी 2-4 बच्चे और आ जाते तो हम पहले वाला प्रेजेंटेशन एक बार आपको दिखा देते फिर से। और अगर कोई प्रॉब्लम उसमें आ रही है तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आज बिल्कुल वक्त नहीं खराब करना चाह रहे हैं हम, क्योंकि आज का समय है सारी चीजें डिस्कस करने के लिए, और हम आधा घंटा रखना चाहते हैं हर हालत में आपके। ओके, 3-4 बच्चे आ जाए, देन विल स्टार्ट प्रेजेंटिंग। ओके मैम। और कैसे चल रही है पढ़ाई? कुछ सोचा, कोई टॉपिक वगैरह सोचा आप लोगों ने? हमने लिख के भी भेजा था। समरी? यस मैम। कुछ सोचा बेटा? मैम मैं बस अभी ज्वाइन हुई हूँ। मैं आपसे मैम मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं पूछूंगी आपसे मैम। हाँ मैम श्योर। अभी पूछें कि मैम बाद में हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए, अभी तो बच्चे अच्छा आ रहे हैं। अच्छा मैम, ये जो आपने पिछली बार वो ट्रेंड वाला पढ़ाया था, एक मिनट में खोल लूँ जरा। हाँ मैम ये जो आपने न्यू ट्रेंड्स इन टेक्सटाइल फाइबर्स यान वाला जो पढ़ाया था मैम, इसमें हम लोग अगर रिसर्च का करना चाहें तो हम लोग किस टॉपिक में कर सकते हैं? आज हमने अभी उस तरह के कुछ 8-10 पॉइंट्स बनाए हैं रिसर्च हाँ। एप्लीकेशन पर, और हम ये चाह रहे हैं कि उसके साथ आप लोग भी थोड़ा सोचिए, कुछ नया सोचिए। देखिए बेटा, हम अपने अगल बगल अगर देखेंगे ना, अपने आसपास, तो इतनी चीजें हैं कि क्या बताएं। मैम क्योंकि और ये आज मैं आपने जो आपसे मैम पिछली बार जो आपने जैसे इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल वाला जो बताया था मैम, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मतलब आज में करने के लिए बहुत समझी, अच्छा मैंने है। उसमें ना कुछ चीजें और ऐड करी हैं हाँ 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 जो हाँ मैंने जी आपसे कहा था, और ढेर सारी पिक्चर्स भी ऐड करी हैं हाँ सेकंड हाँ वाली हाँ स्लाइड में, यू हैव जी सीन, आज जो शेयर करी है ना। हाँ हाँ हाँ। तो इसी वजह से वो थोड़ा डिलेड हो गया, क्योंकि मुझे कोविड हो गया। ओ ओ तो मैम, अब मेरी आप डॉटर, ठीक हैं? नहीं अभी हुआ है, आज भी हूँ उसमें। लेकिन आई जस्ट बड़ा वांटेड टू पेनफुल होता कंटिन्यू, है। क्योंकि उसमें बहुत गैप हो जाएगा ना बेटा इस टॉपिक में, तो आप हाँ लोग को मैम समझ ये तो है, ये तो मैम है अब मैम। भी तबीयत सही है ना आपकी? जितनी अभी देर मैम को पढ़ा हुआ हुआ पाऊंगी, है। जितनी देर पढ़ा पाएंगे पढ़ाएंगे, जब धराशायी होने लगेंगे, मैम ईश्वर करे एक्चुअली में धराशायी। देखिए जैसे एक्सटेंशन हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया है ना, न्यूट्रिशन, इसमें तो हाँ बहुत सारे टॉपिक बम्पर मिल जा रहे हैं। लेकिन मैम जैसे ये टेक्सटाइल है टेक्सटाइल में अभी तक हम लोग सिर्फ फाइबर्स, यान और जो है ये यही सब, फैब्रिक, यही सब पढ़ते थे। लेकिन बहुत सारी चीजें टेक्सटाइल में बहुत कुछ है ना, अच्छा, जैसे जो हमने ट्रेडिशनल। कहा था हाँ। उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा, गूगल किया, क्या है मैम हम बताइए। इंतजार कर रहे हैं, बाकी और लोग बोले हम ही बोलते रहते हैं, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। सिलाई पहले और लोग बोले, फिर हम बोलेंगे मैम, बाकी हम तो अभी आपको सरकार पता ही इस नहीं हाँ मैम। सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है। हाँ और जी जी। अकेली बैम्बू प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि बैम्बू मिशन ही 600 करोड़ का है, जहां तक कि हाँ मुझे याद है। मुझे एग्जैक्ट बजट वगैरह याद नहीं है, क्योंकि मैम, एक एग्जैक्ट सिलाई सिलाई योजना भी तो प्रधानमंत्री जी ने आपकी 26 जनवरी में सिलाई वितरण कुछ ऐसे करके उन्होंने एक योजना लॉन्च की है वही महिलाओं के योजना लिए। लॉन्च की है जो हाँ। टेक्सटाइल के लिए, टेक्सटाइल के लिए यही वाली योजना वाली हाँ लॉन्च किया उन्होंने। टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए करी है, है। क्योंकि आगे आने वाले वक्त में उसका बहुत प्रयोग है। और हम्म बायोडिग्रेडेबल हम ये ढूंढ रहे हैं ऑप्शंस, कि कम हम्म से कम जब हम, हालांकि ये काम बहुत पहले से चल रहा है, आज का नहीं है, लगभग 20 वर्ष हो गए हैं बेटा टेक्निकल हम्म। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट आईआईटी दिल्ली में बने हुए। लेकिन अच्छा। हाँ, हेलो। लेकिन हेलो, हाँ हितैषित, आप होस्ट बन गई हैं, जब आपको हाँ शुरू करना हो आप शुरू कर सकते हैं, हाँ ठीक है। यू टेक रेस्ट, हाँ मैं ठीक शुरू है, कर ओके, दूंगी, मैं चलो आई वाज जस्ट ओके। वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स। मैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमने देख लिया था, हमने उसको कॉल करके होस्ट के लिए आओ। थैंक मैम यू आपकी थैंक यू। तबीयत कैसी है? हेलो। आवाज
अरे मैम को ज्यादा ना बुलवाओ, मैम का गला बहुत खराब है, पेन हाँ, मत अर्चना डालने का दो। गला बहुत, अर्चना मैम बहुत का गला खराब है। बहुत खराब है बेटा। हाँ, बस मैसेज से ही मैम से बात कर लो, मैम को मत बुलवाओ। पानी दे दीजिए। हमें लगता है हम लोग को शुरू कर देना चाहिए, यस क्योंकि 1 मैम, 2 यस 3 मैम। 4 5 6 7 लोग तो आ गए, 7 8 लोग, और यस। बाकी लोग आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे अगर उनका। तब तक हम इसको मैं डे 2 वाली स्लाइड्स को बहुत क्विकली स्क्रॉल करती हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। एक सेकंड में प्रेजेंट तो करूँ पहले। Is it visible? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये हम लोग का टॉपिक था उस दिन का कि कौन से नए टेक्सटाइल फाइबर्स और आए, जिसमें से 2 हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड और टेक्निकल टेक्सटाइल हमने पहले कर लिया था। एक बात और बताती चलूंगी इस बार, ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल है इसका काफी सारा हिस्सा या नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्सटाइल है, या हाई परफॉर्मेंस टेक्सटाइल है, या फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जनरेशन इंटेलिजेंट या स्मार्ट टेक्सटाइल है। अप टू नंबर 6 ये ऐसी टेक्सटाइल्स है बेटा जिसके लिए हमें बहुत बढ़िया लैब चाहिए होती है, और वहां पे ही एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। थोड़ा सा मशीन की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी उसकी मशीन है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और उसके साथ हमको बहुत अच्छा जो हमारा गाइड हो ना, वो उस विषय का ज्ञाता हो, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा करना थोड़ा सा टफ है, बट जहाँ चाह वहाँ रहा। इफ यू विल लाइक टू डू एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन गो अहेड विद दैट। रास्ता उसके लिए हम लोग निकाल सकते हैं। हमने हाई परफॉर्मेंस टेक्सटाइल पढ़ी, फिर उसके बाद एक ऐड किया है, ये फंक्शनल टेक्सटाइल एक टर्म है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग ने टर्म्स पिकअप किए हैं मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए, और टर्म्स ओवरलैपिंग है, ठीक है। बट हम ये चाहते हैं कि कहीं भी कोई टर्म आपसे कोई बोले तो आपके पास उसका जवाब हो, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे ना बैठ जाइए कि अरे मैम ने तो बस यही पढ़ाया था, अब ये फंक्शनल क्या होता है, इसमें और नेक्स्ट जनरेशन में क्या अंतर है। नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाले समय के लिए, जैसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हर चीज में है, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर के आईसीटी तक सब में है, उसी तरह से इसमें भी है, टेक्सटाइल में भी है। उसका मल्टीपल इस्तेमाल अंतरिक्ष से लेकर के धरती तक, और धरती के अंदर तक, भूगर्भ तक, सब जगह प्रयोग करने की तरीका निकाला जा रहा है, और फंक्शनल फंक्शन से रिलेटेड है। इट कुड बी एनीथिंग, it could be a medical function, it could be for athletics, it could be for military applications, interactive textile, काम करने के लिए टेक्सटाइल, कुछ भी फंक्शन जो सर्व करती हो एक पर्टिकुलर, और वो एक वर्क से रिलेटेड हो, तो फंक्शनल टेक्सटाइल है। ये सब तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटेलिजेंट टेक्सटाइल मैंने पहले बताया, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और नेक्स्ट जनरेशन टेक्सटाइल मोर और लेस एक जैसी है। मैं जो बहुत तेज तो नहीं जा रही हूँ बच्चों? नो मैम, नो क्योंकि मैम। वी हैव ऑलरेडी डन दिस ना। यस मैम। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। स्मार्ट टेक्सटाइल है, जो कि जिसमें डाटा प्रोसेसिंग भी होती है, सेंसर्स भी होते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकती है, डेटा स्टोर भी कर सकती है, तो ऐसी स्मार्ट टेक्सटाइल कहलाती है। एक्टिव टेक्सटाइल भी कभी कभी कहलाती है। ऑर्गेनिक जो है वो एक ऐसा टेक्सटाइल का एरिया है जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं। इफ वी विश टू टेक समथिंग फॉर रिसर्च, वी कैन टेक दिस, क्योंकि ये हमारी रीच की चीज है, और मुझे लगता है ये शायद आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा करेगा, है ना। तो इसमें मैंने आपको कॉटन बताया था, बैम्बू में इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं। नॉर्थ ईस्ट में पूरा बैम्बू मिशन ही चल रहा है, क्योंकि वहां बांस बहुत होता है, बहुत होता है। उसके बाद एलोवेरा है। एक बात और बताना चाहते हैं हम आपको, इसमें से 2-4 फाइबर्स को छोड़ करके ये भी 8-10 होंगे, अगर हम कॉटन वॉटन सब जोड़ लें, सिल्क जोड़ लें, जो कि परंपरागत हैं। ज्यादातर फाइबर्स बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे हैं। उनका इस तरह से प्रयोग, अभी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बहुत सारी चीजों पे।
तो जैसे छोटे छोटे एसएचजीज होते हैं ना, एक्सटेंशन में हम लोग बनाते हैं छोटे छोटे एसएचजीज, वैसे वैसे ग्रुप बना के लोग सिखा रहे हैं। अभी मैं एक स्टोरी भी शेयर करूंगी आपसे आगे। ठीक है। इसी तरह ये ऑर्गेनिक फाइबर में रेमी आता है। रेमी एक तरह का पौधा होता है जिससे कि रॉ फाइबर थोड़ा हार्ड निकलता है। ये फिनिशिंग के बाद है फाइबर। इसमें ऑर्गेनिक सिल्क है। ऑर्गेनिक सिल्क का मतलब भी आप जानते हैं, जो बिल्कुल मैंने ऑर्गेनिक का मतलब आपको पिछली बार बताया था। होप यू रिमेम्बर दैट। याद है बच्चों? इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन आल्सो। याद है आपको? मैम एक बार बता दीजिए फिर से। ऑर्गेनिक का मतलब है कि किसी भी ऐसी जगह पर उस फाइबर को उगाया जाए, या ऐसे मॉथ्स को ऐसी जगह पे ब्रीड कराया जाए जहां पर पिछले 3 साल कोई पेस्टिसाइड ना पड़ा हो, किसी तरह का कोई केमिकल ना प्रयोग किया गया हो, और उनको नेचुरल सर्कमस्टेंसेस में या नेचुरल कंपोस्टिंग द्वारा इवन जो गोबर यूज किया जा रहा है वो भी गाय ऑर्गेनिक चारा खाती हो। ठीक है। तो इस तरह से यूरिया और केमिकल्स जीरो होने चाहिए उसमें। हालांकि जीरो नहीं हो सकते, 100% चीज को ऑर्गेनिक नहीं कहते, उसके लिए भी उन्होंने लिखा है कि 98% तक, 95 to 98% तक भी अगर है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक। क्योंकि इतना जहर हम लोग ने इतने सालों में भर दिया है, 30-40 सालों में, जब से हरित क्रांति आई तब से लेके आज तक, कि उसको भी जाने में वक्त लगेगा। और वैसे ही जहर हम लोग के शरीर में भी है बेटा, इसीलिए शरीर की इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है ना। तो ये सारी चीजें होगी तब जो उगाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फाइबर, और उससे बना हुआ वस्त्र ऑर्गेनिक वस्त्र कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। यस मैम। ना नेक्स्ट इज कॉयर फाइबर, जो नारियल से प्राप्त होता है, कोकोनट हस्क से। ये आप देख रहे हैं, मैंने सबके फाइबर, फैब्रिक और जो उसका ओरिजिनल स्रोत है, बुना हुआ फैब्रिक और जो रॉ मटेरियल है, धागा है, वो सबकी पिक्चर्स लगाई हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। फिर ये ऑर्गेनिक लिनन है। ऑर्गेनिक का मतलब जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई थी वही है बेटा। ठीक है। हर एक में अगर ऑर्गेनिक लग गया तो तरीका उगाने का वही रहेगा। अब ये कॉर्न फाइबर यानी मक्के से निकला हुआ फाइबर है। ठीक है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें ज्यादा मात्रा में उगती हैं, है ना। जहाँ पे जो चीज ज्यादा मात्रा में उगती है वहां पे उस चीज को ज्यादा उसके फाइबर्स को पर काम किया जा रहा है। ये जूट फाइबर है जिसकी अभी हम आपसे बात कर रहे थे, है ना। और ये पाइनएप्पल के पत्तों से प्राप्त है। ये जो पाइनएप्पल के पत्ते होते हैं, मेरा कर्सर दिख रहा है बच्चों? यस मैम। पाइनएप्पल के पत्ते होते हैं ना, इन पत्तों से जो रेशे निकाले जाते हैं, ये लीफ फाइबर, ये रॉ है, इसको फिनिश कर लिया गया और उससे देखो कितनी सुंदर चीजें बनी हैं। जूते, पर्स, ड्रेसेस, सब कुछ बना है। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में पाइनएप्पल की बहुत खेती होती है। ऑर्गेनिक टेक्सटाइल में आपका एक इनोवेटिव टाइप का फाइबर आता है जिसे कहते हैं, ये थोड़ा नया फाइबर है, इसे लेनपुर फाइबर कहते हैं। और ये भारत में नहीं, भारत के बाहर के कुछ देशों में, जो कि खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर एक व्हाइट पाइन ट्री होते हैं। पाइन तरह तरह का होता है, तो जो व्हाइट पाइन ट्री होता है उससे ये फाइबर बनाया जाता है। ठीक है। पाइन तो जानते हो ना, पाइन का पेड़? यस मैम। हाँ, तो उसी के में सफेद आता है, ब्राउन आता है, है ना, तो ग्रीन आता है। तो जो व्हाइट पाइन ट्री है उससे ये फाइबर बनता है, उससे इस तरह का फैब्रिक बनता है। लाइकवाइज एक हेम्प होता है। हेम्प हम लोग ने सबने पढ़ा है अपने टेक्सटाइल में। और उसका थोड़ा सा रफ, ये बास्ट फाइबर है। बास्ट फाइबर्स कौन से होते हैं बेटा? बास्ट फाइबर्स कौन से होते हैं? मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था, फाइबर कितनी तरह के। मेरे बच्चे थोड़ा सा घर जाके पढ़ लिया करो, अच्छा लगेगा। जी मैम। बास्ट फाइबर जो तने से प्राप्त होने वाले फाइबर हैं। हाँ, फाइबर जो पत्तियों से प्राप्त होने वाले फाइबर्स हैं। सीड फाइबर जिसके जो सीड के आसपास चिपके होते हैं,
जैसे कि बीज जब से। आप मैम हाँ, जैसे कपास सीड से प्राप्त होता है। जैसे कपास, और जैसे मैं हाँ, आपको एक चीज बताऊं, गंगा के किनारे जाइए जब कभी, और जब ये पतझड़ वाला मौसम आ जाता है, थोड़ा गर्मी टुवर्ड्स गर्मी, तो जो जी कुशा मैम। के फूल है वो बीज सहित उड़ते हैं, इफ यू रिमेम्बर। मैम उसे आई थिंक अकॉर्डे के फल भी कहते हैं। हो सकता है लोकल लेवल पे अलग अलग जगह अलग अलग चीज अल्पाका, कहा यस मैम। जाता है। जी हाँ, मैम। लेकिन जो कुश होता है और सरकंडा होता है, जी नरकुल, मैम। ये जी दो मैम। अलग अलग चीजें हैं, दोनों की पूरा इस्तेमाल होता है। इनकी जड़ से लेके हर चीज प्रयोग होती है। जो उनकी सिरकी मैम। होती है, उनके जो पत्ते के रेशे होते हैं, और वैसे ही उनके फूल से भी फाइबर बनाए जा सकते हैं। ये एक ऑप्शन है ना। पता नहीं अभी उस पर ट्रायल हुआ है कहीं कि नहीं, बट ये एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद सीशेल टेक्सटाइल, ये एक सी वीड होती है, समुद्र में या पानी में पैदा होने वाली वीड है, और उससे देखिए कितना ब्यूटीफुल टेक्सटाइल तैयार किया गया है। इसी तरह से, एक सेकेंड, ये ऑरेंज यार्न है, संतरे का जो ये छिलका होता है ना बेटा, इसके छिलके से प्राप्त किया जाता है। बनाना से, बनाना के फल के छिलके से, एप्पल पील से। बट ये अगेन आई विल से कि ये बहुत छोटे स्केल पे काम हो रहा है। हाँ, शुगर केन का जो ये होता है, जो खोई होती है, वो काफी मात्रा में निकलती है, तो मुझे लगता है शायद उससे कुछ ज्यादा फाइबर बनाया जा सकता है। उस दिन यस आप मैम। लोगों ने अबैका और अल्पाका पूछा था ना किसी जी बच्चे मैम। ने। ये देखो, ये जंतु होता है, जीव होता है, ये पेरू में पाया जाता है, जो एंडीज पर्वत है वहां पर, उसकी घाटी में। और इससे देखिए कितने कलर के निकलते हैं, और इसे क्यों ऑर्गेनिक और इसे क्यों इम्पोर्टेंट कहा जाता है, क्योंकि ये घास को नोचता नहीं है, घास को काट के खाता है, तो उससे घास उगती रहती है। बाकी जबकि जब मरीनो बुल है, वो मरीनो जो भेड़ होती है वो नोच लेती है, तो घास, ग्रासलैंड्स बिल्कुल बैरन हो जाते हैं, बिल्कुल सूखे हो जाते हैं, और ये कम खाता है। उससे एक गोट से एक स्वेटर साल भर में निकलता है। इनसे जो भी वुल हार्वेस्ट की जाती है, उससे 4 स्वेटर का वुल निकलता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा, और ये इनके पैर में ना पैडिंग होती है, गद्देदार पैर होते हैं, तो इस वजह से ये इससे डैमेज भी नहीं होती सॉइल, तो इसलिए इनको ज्यादा फ्रेंडली माना जाता है। दिस इज वन फाइबर आई वांटेड टू टॉक टू यू। दिस इज ऑर्गेनिक लोटस सिल्क। इस पे अभी पुराने स्क्रिप्चर्स में तो मिलता है कि आंध्र प्रदेश और मणिपुर में, भारत में, ये पहले बनाया जाता था, लेकिन काल के साथ साथ काल कवलित हो गई, ये विधा समाप्त हो गई, गायब हो गई। लेकिन उसके बाद 19वीं शताब्दी, 1900 समथिंग में, 18वीं शताब्दी के अंत में या ये कह लीजिए कि 20वीं सदी के शुरुआत में, है ना, बिल्कुल 1900 से लिखा था, कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसमें कोई पर्टिकुलर डेट थी। तो एक लेडी थी, उसने लोटस के स्टेम से, देखिए किस तरह से निकालते हैं फाइबर, उसके बाद उसको ट्विस्ट करते हैं, फिर उसको पतला पतला बनाते हैं, फिर उसको रील करते हैं इस तरह से, फिर उसके बाद उसको वाइंडर करते हैं, स्केन वाइंड करते हैं, फिर उसे कलर करते हैं, है ना। अगली स्टेप ये होता है कि फिर उसके बाद उसको बुना जाता है। तो 40,000 स्टेम जब काटी जाती है, तो 3,000 मीटर धागा प्राप्त होता है, और उससे बुनता है 1 मीटर लोटस फैब्रिक। दिस इज कॉल्ड लोटस सिल्क, ठीक है। और ये जो लोटस सिल्क का कपड़ा है, ये ऑलमोस्ट 200 से $350 का एक 25 सेंटीमीटर का स्टोल वो आता है, स्कार्फ जो चौकोर नहीं होता, 25 बाय 25 सेंटीमीटर चौकोर सा, जिसे आप गले में पहन सकते हो। या ये जो टाई है वो $350 की है, या $250। मिनिमम इज $250। तो ये दुनिया का सबसे महंगा फैब्रिक है। और बिहार में, बंगाल और बिहार के बॉर्डर पे एक लड़की है जिसने निफ्ट से ग्रेजुएशन किया है, तो शी इज गिविंग ट्रेनिंग टू 3 और 4 लेडीज, क्योंकि भागलपुर और बिहार, अपर नॉर्थ बिहार में बहुत ज्यादा मात्रा में कमल होता है, मखाने की खेती बहुत ज्यादा होती है वहां, है ना।
तो इस वजह से इस तरह से हमारे यूपी में भी बहुत सारी ऐसी बेल्ट है जहाँ कमल बहुत उगता है, नेचुरली उगता है, लेकिन वो हम उसको एक कोई ग्रुप बना करके और थोड़े से एरिया को पिकअप करके ट्राई कर सकते हैं, ट्रायल एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट इसको ट्रायल पे ले सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो ट्राई साइमल्टेनियसली कि जो यहाँ पे सफेद कमल जो वाइल्ड होता है, कमलिनी जिसे कहते हैं, क्या उससे भी फाइबर निकाला जा सकता है? वी नीड टू ट्राई दैट, वी हैव नेवर ट्राइड दैट, है ना? तो दिस इज वन थिंग आई वांटेड टू फोकस। और इससे थोड़ा सा रॉ सिल्क जैसा सिल्क निकलता है, बट ये दुनिया का सबसे महंगा है। इनऑर्गेनिक टेक्सटाइल्स हम लोगों ने सारी पढ़ी थी, इनमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल फिनिशेस दे करके फैब्रिक तैयार किया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेटिक एंड प्रोड्यूस्ड इन बिग मिल्स। जो बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज वाले, उनका अपना R&D डिवीजन होता है हर एक कंपनी का। तो वो उन्होंने इस तरह से तरह तरह के फाइबर्स इवॉल्व करते रहते हैं, जिनकी फंक्शनल वैल्यू के साथ साथ एस्थेटिक वैल्यू यानी सुंदरता में भी वैल्यू हो। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल नेचुरल टेक्सटाइल, सेमी सिंथेटिक सस्टेनेबल टेक्सटाइल, सस्टेनेबल सिंथेटिक टेक्सटाइल। एक ये जो लास्ट है, ये सारे हमने कवर कर लिए थे, ये लास्ट ऐड किया है सस्टेनेबल फाइबर एज बाय प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स। ये थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब किया था। ये सारे विस्कस है, रेयन के फैब्रिक है, इन्हें हम सेमी सिंथेटिक कहते हैं। मोडाल फैब्रिक भी सेमी सिंथेटिक में आता है, क्योंकि टेक्निक मोरलेस वही है। मोडाल आजकल बहुत फैशन में है और ये बहुत महंगे से बहुत सस्ता तक भी आता है। अगर प्योर मोडाल है तो वो एक्सपेंसिव है। उसके बाद रिसाइकल पॉलिएस्टर, रिसाइकल नायलॉन है, और एक एरामाइड फाइबर टेक्सटाइल मैंने आपको बताया था, जो नॉर्मली बहुत ज्यादा हेवी टेक्नोलॉजी वाली जगहों पर यूज होता है, जैसे कि एयरवेज में, बड़ी ऑटोमोबाइल्स में, जहां बहुत प्रेशर चाहिए उन जगहों पे कि फट जाएगा। स्पेस में भी तो होता है ना एरामिड का? हाँ बेटा, मैम हाँ स्पेस में भी इस्तेमाल होता है, एयरक्राफ्ट के पैनल्स में यूज होता है, और बुलेट प्रूफ जैकेट्स में यूज होता है। बहुत सारे, ये जो केवलर है ना, केवलर एरामाइड का जो वो नाम है, कमर्शियल नाम है, वो है केवलर, ठीक है? तो ये जो फैब्रिक है, ये फ्लेम रेजिस्टेंट होता है। जो रेडियल टायर्स आते हैं उनमें यूज होता है, बोट में यूज होता है, जो गोल्फ क्लब के शाफ्ट यानी वो जो होल्स होते हैं वहां यूज होता है। हल्के वजन वाली जो साइकिलिंग रेस वाली साइकिल्स होती है ना, जो स्पोर्ट साइकिल्स होती, बाइक होती है, उनमें यूज होता है। 2-4 ट्रेडिशनल नाम से आता है, मेटा एरामाइड है, ये पैरा एरामाइड है, अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर के अनुसार इनका नाम रखा गया है और इनमें प्रॉपर्टीज आती हैं। ये जो एनिमल बाय प्रोडक्ट से पैदा होते हैं, ये वो फाइबर्स हैं जिनको जो ये इंडस्ट्री यूज कर रही है, वो ये कहती है कि दे आर क्रुएल्टी फ्री बिकॉज दे आर बाय प्रोडक्ट ऑफ दोज एनिमल्स एंड बर्ड्स जिनको फूड इंडस्ट्री के लिए मार दिया जाता है। अगर हम उनके पंख या खाल को डंप करने लगे तो वो सिर्फ लैंडफिल का यानी गार्बेज का काम करेगा और वेस्ट हो जाएगा। इंस्टेड हम उसको एक यूजफुल चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम इसको ना वीगन की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना क्रुएलिटी फ्री में रख सकते हैं, क्योंकि क्रुएलिटी तो होती ही है ना बेटा इसको लेने के लिए, चाहे वो बाय प्रोडक्ट ही हो। तो ये एक सेपरेट कैटेगरी बनाई है कि एज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल ओरिजिन, ठीक है? वो पहले वाला बतख के और गीज के और जो मुर्गी होती है उनके फाइबर थे। ये देखिए याक के हैं, कई जगह याक का मीट भी खाया जाता है। और ये जो लेदर्स है, ये लेदर मैंने आपको पहले बताया था एनिमल के मीट वाला, और इनको ये कहते हैं कि ये ग्रीन लेदर है, क्योंकि ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि सारे नियम फॉलो किए गए हैं कि नहीं। क्या सोर्स ऑफ लेदर या सोर्स ऑफ फेदर वही है जिसको क्लेम किया जा रहा है,
इसलिए इसको सस्पेक्ट की लिस्ट में रखा गया है ना। लेकिन ग्रीन हाइड लेदर करके एक कंपनी है जो ये दावा करती है कि दे फॉलो ईच एंड एवरी नॉर्म, it is from Italian tanneries, and they say कि whatever water is taken out, that is purified following all standards, and it is used for some other use like पौधों में पानी देने के लिए या स्वेज वाटर के लिए, इस तरह की किन्हीं किन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो इनका जो लेदर है वो क्रोम फ्री है। क्रोम इज अ टॉक्सिक केमिकल, ठीक है बेटा। बायोडिग्रेडेबल हम लोग पढ़ चुके हैं, ये एबेका फाइबर बता दिया है आपको, इसका पौधा भी दिखाया। इट्स अ काइंड ऑफ बनाना, इसे ये वियतनाम और फिलीपींस में पैदा होता है और इसलिए इसको हम लोग मनीला हेम्प भी कहते हैं, ठीक है। एल्गी आपको हमने बताया ही था कि ऐसी एल्गी से सिल्क बनता है, ये समुद्र में पाई जाती है स्पेसिफिक टाइप की एल्गी, उससे सिल्क बनाया जाता है और ये भी काफी कॉस्टली होता है, ठीक है। इसे सी सेल्फ फैब्रिक कहते हैं और इट इज अ लग्जरी से। कई बार यूकेलिप्टस के पेड़ के तने से भी फाइबर बनाया जाता है। फिर लियोसेल फाइबर जो है ये बेसिकली इसको ये मोडाल और विस्कस का रिश्तेदार है एक तरह से, समझ लीजिए, है ना। और क्लोज लूप जो मैंने आपको पहले बताया था ना, क्लोज लूप सिस्टम ऑफ यूज ऑफ केमिकल्स, है ना, उस तरह से ये बनाया जाता है। इसका जेनेरिक नेम लियोसेल है, लेकिन है ये एक तरह का मोडाल और विस्कस, प्योरली विस्कस है, बट ये बायोडिग्रेडेबल माना जाता है। आई एम सॉरी, इको फ्रेंडली हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। जो पर्यावरण के दोस्त हों, क्या होते हैं, क्या क्या चीजें, ये पैरामीटर दिए हुए हैं कि इको फ्रेंडली होने के क्या क्या नियम है, ये सारी चीजें आप जरूर पढ़िएगा। अगर पेपर दूंगी तो मैं इसमें से काफी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जरा थोड़ा मन लगा के पढ़िएगा। नेटल फाइबर हमारे अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा पाया जाता है और इस समय उस पर एक दो ऐसी एनजीओज हैं जो बहुत सारा काम कर रही हैं नेटल फाइबर पर। इसको नॉर्डिक सिल्क भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा सांस लेने वाला ब्रेदेबल फाइबर माना जाता है, क्योंकि नेचुरल फाइबर की जगह इसमें काफी स्पेस होता है और इसका जो फैब्रिक होता है उस पर हल्की शाइन होती है, इसीलिए इसे सिल्क भी कहते हैं। इसके ये प्रोडक्ट्स हैं, फाइबर है। मैंने आपको कोशिश करी है कि चीजें दे सकूं जो भी मेरे पास। ये ग्रीन साइकिल है, इसमें इतने स्टेप्स होते हैं। ग्रीन फाइबर्स, ग्रीन टेक्सटाइल हम लोग पढ़ चुके हैं, एनवायरमेंटल टेक्सटाइल भी पढ़ चुके हैं, है ना। ये सब अलग अलग टर्म है सेम तरह की टेक्सटाइल के लिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, फ्लैक्स, डेट पाम है। यहाँ मैंने डेट पाम के यार्न का थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है क्योंकि हेम्प वगैरह हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। तो ये दो डेट पाम यानी जो हम लोग, अरे रोजे में क्या खाते हैं बेटा, खजूर खाते हैं। हाँ, ये खजूर के रेशे हैं, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये कॉर्क, पिछली बार मैंने कॉर्क की बात करी थी आपसे। ये एक स्पेसिफिक तरह का बीच ट्री होता है बेटा, और ये सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इसका पूरा फाइबर देखिए ऐसे मोटे मोटे तने निकल आते हैं और उसके बाद ये फिर से इसके ऊपर दूसरे तने आ जाते हैं। तो इसलिए इसको बहुत 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 ज्यादा वीगन और एनवायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है। ये कहता है कि इसकी वजह से जब इसकी खाल ना निकालो तो पेड़ जल्दी पुराना हो जाता है, खाल निकालो तो पेड़ हमेशा युवा रहता है, ठीक है जी मैम। उसके बाद कोई भी टेक्सटाइल क्रुएलिटी फ्री, आपसे बात करी थी कि किसी भी जीव जंतु को कोई कष्ट ना दे, ऐसी टेक्सटाइल को क्रुएलिटी टेक्सटाइल कहते हैं। वीगन फैब्रिक वो होते हैं जो चाहे जो एनिमल से नहीं डिराइव किए जाते हैं, या ऐसा सिल्क जो दूसरे तरीकों से प्राप्त किया गया हो, जैसे एल्गी से प्राप्त सिल्क है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नेटल फाइबर वाला जो सिल्क है दैट इज कॉल्ड वीगन सिल्क, ठीक है बेटा। और मैंने पहले भी बताया है कैटेगरीज ओवरलैपिंग है, बट अहिंसा सिल्क इज क्रुएल्टी फ्री सिल्क, फॉक्स फर जो है वो क्रुएल्टी फ्री है ना।
सोयाबीन स्कूबी बेस्ड लेदर, एक ड्रिंक होता है कम्बोचा, उसको पिए और उसके नीचे जो बैठ जाता है उससे जो लेदर बनाया जाता है उससे वीगन लेदर कहते हैं। ऐसे किमोनोस मैंने बताया, ये जापानीज फाइबर है और सिंथेटिक स्पाइडर सिल्क से बनाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल स्टील के समान मजबूत होता है और बहुत लाइट वेट और कंफर्टेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल है। तो इसके लिए नाम जरूर है स्पाइडर सिल्क, लेकिन ये इसमें एक भी स्पाइडर नहीं मारी जाती है, ठीक है। जी मैम। उसके बाद सोया सिल्क आता है जिसपे अभी थोड़ा काम हो रहा है। टोफू मैंने बात करी थी, जो 100% वीगन, 100% बायोडिग्रेडेबल है। और ये ऐसा इससे जो फाइबर बनता है वो बहुत बहुत बेहतरीन तरह का सिल्क बनता है। इसे सोया सिल्क कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन फाइबर होता है, तो इसकी रंगों की एफिनिटी भी बहुत अच्छी होती है, इस पे रंग बहुत चटक चढ़ते हैं। ड्रेसेस, अपहोल्स्ट्री, मतलब बेड कवर्स, पर्दे, टैंक टॉप, स्कर्ट्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कॉफी बीन से भी थोड़ा सा फाइबर बनाया जाता है जिसे एस कैफे नाम के ब्रांड से उतारा गया है मार्केट में। और सबसे बड़ी बात है कि इसका फिनिश प्रोडक्ट बहुत जल्दी सूख जाता है, तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है। और इसकी एक बहुत खासियत है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि मूंगा सिल्क देता है। आप लोगों ने 4 तरह के सिल्क पढ़े थे ना बेटा थर्ड ईयर में, मूंगा, यस मैम। एरी, मलबरी और मूंगा, यस मैम। तसर। टसर सिल्क। तो जो मूंगा है वो यूवी रे से प्रोटेक्शन देता है। असम में आज से 7-8-10 साल पहले से ही उसके छाते बनाए जा रहे हैं, जो वहां का निफ्ट है वहां के बच्चे बना रहे हैं। अहिंसा सिल्क, जैसे पीस सिल्क कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मॉथ को पूरा बटरफ्लाई बन के निकल जाने दिया जाता है, कुकून को बिल्कुल अहिंसक तरीके से पाला जाता है और रेशा पहले निकाल लिया जाता है, कीड़े को मारा नहीं जाता, तो जो रेशा प्राप्त होता है उसको हम अहिंसा सिल्क कहते हैं, ठीक है, या उसको हम पीस सिल्क कहते हैं। हालांकि इसमें अभी एक्सपेरिमेंट का दौर है, कुछ लोग ईस्ट और शुगर और वाटर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिल्क, लेकिन अभी उतनी सफलता नहीं प्राप्त हुई है। इसी की कॉपी करते हैं अहिंसा सिल्क की। और बेसिकली ये जो वर्ल्ड फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसकी गारंटी लेता है। वीगन क्रुएलिटी फ्री में मैंने आपको पहले भी बताया, पाइनएप्पल ने पाइनाटेक्स नाम से एक ब्रांड आया है जो पाइनएप्पल के फ्रूट के छिलके से भी और पत्ते से, दोनों से फैब्रिक और फाइबर बना रहा है। मशरूम से बनता है बेटा, जो कि लेदर लाइक इफेक्ट देता है। यू कैन सी ड्रेसेस which are made out of mushroom, and this is called mushroom leather, and this is 100% vegan and cruelty free, because अभी तक हम लोगों ने पौधों पे की गई क्रुएलिटी को क्रुएलिटी की सीमा में नहीं रखा है बेटा, है ना। फिर देखिए कितनी खूबसूरत ड्रेस बनी है पाइनाटेक्स टेक्सटाइल प्रोडक्ट से, है ना। ये मैं शेयर करना चाहती थी। देखिए कितने सुंदर कपड़े हैं। फिर उसके बाद अपसाइकिल, रिसाइकिल, प्रीसाइकिल्ड एंड डाउनसाइकिल्ड, इस पे हम लोग ने थोड़ा क्विकली उस दिन खत्म कर दिया था। रिसाइकिल्ड फाइबर वो फाइबर और यार्न्स और फैब्रिक्स होते हैं जिनको हम वेस्ट मटेरियल से बनाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। अब इसकी कई कैटेगरीज हैं, अपसाइकिल्ड है, प्रीसाइकिल्ड है, डाउनसाइकिल्ड है। रिसाइकिल्ड वुल जो एग्जाम्पल है, इसको हम शॉर्डी वुल भी कहते हैं, मतलब वुल को हम पुराने वुल को दोबारा किसी और प्रोडक्ट में, स्वेटर देखिए निक्कर मोजे बन गए, सिंपल चीजें जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। बहुत सारे पहले आपको याद होगा कि कई सारे लोग आते थे जो आपकी पुरानी चादरें, पुरानी साड़ियां वो सब ले जाते हैं, पुराने ऊनी कपड़े ले जाते हैं, उससे आपको ब्लैंकेट बना के जी मैम गरम बिछा सकते हैं अपने बेड पे, अंडर शीट, वो चीजें बना के दे जाते हैं, तो वो भी रिसाइकलिंग ही हो। अगर हम उसे बेटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो अपसाइकलिंग हो गया, और अगर हम उसे रैग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो डाउनसाइकलिंग हो गया। प्रीसाइकलिंग वो स्टेज होती है जब हम, अभी आगे बताती हूँ, चलो। रिसाइकिल वाइन वेस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो वाइन यार्ड्स होते हैं विदेशों में, बहुत बड़े बड़े होते हैं जहाँ शराब बनती है, वाइन बनती है अंगूर की, वहां पे अंगूर का बहुत सारा बाई प्रोडक्ट निकलता है, उसके रेशे निकलते हैं, उसका छिलका निकलता है। उस सबको 10 लीटर वाइन, 2.5 किलो ग्रेप का जो भी लुगदी है,
और उससे हमें 1 स्क्वायर मीटर वाइन लेदर मिलता है। तो वाइन भी बन गई और लेदर भी मिल गया। ये रिन्यूएबल रॉ मटेरियल है, लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, इसमें कोई पोल्यूटिंग सब्सटेंस नहीं होता है, पानी की वेस्टेज नहीं होती जो कि नॉर्मली लेदर टैनरीज में होती है, और इसकी कॉस्ट भी लो प्रोडक्शन आती है क्योंकि ये सामान बहुत, इस पे कोई कॉस्ट नहीं है, तो अदरवाइज ये लैंडफिल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्रति वर्ष लगभग 26 बिलियन लीटर वाइन प्रोड्यूस की जाती है दुनिया भर में, जो कि लगभग अगर उससे हम लोग वाइन लेदर बनाए तो हमें 2.6 बिलियन स्क्वायर मीटर वाइन लेदर मिलेगा, और वो सब क्या होगा, वाइन का बाई प्रोडक्ट होगा। ठीक है। अपसाइकिल मैंने बताया, इट इज अ वे ऑफ प्रोसेसिंग एन आइटम टू मेक इट बेटर देन द ओरिजिनल वन। जैसे कि कई बार हम अपसाइकिल कॉटन को बना लेते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप सबने पढ़ा है, अपसाइक्लिंग कांथा से बेटर एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता है। पुरानी यस मैम, लेयर बना को एम्ब्रॉयडर्ड प्रोडक्ट्स में बेचना, और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी एस्थेटिक सेंस जो होती है वो भी बढ़िया हो जाता है। सो कांथा इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड अपसाइक्लिंग का। ठीक है। कई बार ब्रोकेड के कपड़े, जैसे पुरानी साड़ी होती है, उससे बहुत सुंदर कुशन कवर, रजाई के कवर, ब्राइड को दिए जाने वाले बटुए, इस तरह की चीजें बना दी जाती है। सो दैट इज पार्टी क्लचेस बना लिए जाते हैं। तो उस ये दिस इज कॉल्ड अपसाइक्लिंग। ठीक है, कि आपने पुरानी चीज को नया स्वरूप देके, या जैसे कभी आपका जो साड़ी है वो उसका बॉर्डर खराब हो गया, या लहंगा पुराना है और आपने उसे दूसरे सिल्क पे ट्रांसफर करा लिया, सो दैट इज अपसाइक्लिंग। ओके। प्री साइक्लिंग ये कंसेप्ट है कि प्रिवेंशन बेटर होता है किसी भी इंटरवेंशन के लिए। तो प्री साइक्लिंग बेसिकली क्या करती है, रिसाइकलिंग की नीड को खत्म कर देती है। हम पहले ही उसको ऐसे बनाएं कि उसे ना रिसाइकिल, ना अपसाइकिल, ना डाउन साइकिल करने की जरूरत पड़े। ये सारे मेजर्स इंडस्ट्री ले, ये माना जाता है। डाउन साइकिल मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे ये टेप्स बना लिए गए, है ना, जीन्स काटी टेप्स बनाए, दिस इज कॉल्ड डाउन साइक्लिंग। प्लास्टिक बॉटल्स को हमने कार्पेट की फ्लीस बनाई, ठीक है बन गई, लेकिन वो कट कट के वो देखने में बहुत सुंदर नहीं लगती है, और बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होती है ना। ये पिक्चर थी जो लास्ट टाइम आपसे शेयर की थी, अप्रोचेस आपसे कंप्लीट करा ली थी। थैंक यू। सो दिस इज डन। ओके मैम जो डाउन साइकिल है, डाउन साइकिल में वो डाउन साइकिल में आएंगे जिससे बहुत से लोग होते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। या फिर दरी बना लेते हैं, तो मैम वो डाउन साइकिल में आएगा या रिसाइकिल में? नहीं, अगर वो ब्यूटीफुल है और अगर वो ज्यादा यूजफुल है, मतलब जो उसका प्रोडक्ट है दैट इज मोर यूजफुल देन द ओरिजिनल वन, ठीक है, तो दैट इज अपसाइकिल। और अगर आपने उस दरी बना के, ऑब्वियसली उसको आप यूज करोगे, आप उसके पीसेस पीसेस करके, ट्विस्ट करके, ब्रेडिंग करके अगर आप दरी बनाते हो तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। या आप जो सिंपल लूम फ्रेम पे नहीं, हमने ताना डाल दिया और बीच में वो कपड़े ऐट हैट के हमने वन डाउन वन अप, वन डाउन वन अप करके इंटरलेस कर दिया, तो वो एक बढ़िया दरी बन जाती है ना। दैट कैन बी यूज्ड एज पूजा की आसनी, अगर सिल्क का बना हुआ है, अगर इसका बना हुआ है तो आप बीच में सेंटर टेबल के नीचे रख सकते हो, वॉल रख भी उसमें क्रिएट कर सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी पर है। तो दैट इज अ थिंग जो कि अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या निकल रहा है उसके हिसाब से जो भी फैब्रिक होगा वो कहलाएगा कि अपसाइकिल्ड है या डाउन साइकिल, प्रोडक्ट के हिसाब से, है ना। जी मैम। ठीक है। अब मैं आपसे आज का शेयर कर रही हूँ बिकॉज काफी सारा समय निकल चुका है, एंड आई होप ओके। आज का है हमारा टॉपिक फैब्रिक फिनिशेस। हमने तरह तरह के फाइबर पढ़ लिए, यार्न पढ़ लिए,
फैब्रिक भी पढ़ लिए, ठीक है, तरह तरह के होते हैं, लेकिन उनमें वो जो क्वालिटीज आती हैं जिनकी हमने अभी तक बात करी है वो फैब्रिक फिनिशेस से आती हैं। तो आज हम कुछ 10-15 फैब्रिक फिनिशेस पढ़ेंगे। हम वो ट्रेडिशनल इलास्टिसिटी और रेजिलियंसी वो नहीं पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी सी कुछ कुछ तो उसी टाइप की है लेकिन कुछ कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है। जी मैम। हमें इनकी क्यों आवश्यकता है ये जानना भी जरूरी है, और इनकी एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन कितनी तरह की हो सकती है, और अभी वर्तमान में क्या विकास हुआ है, इनमें क्या क्या नई चीजें आ गई हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या क्या फैब्रिक टेक्सटाइल की फील्ड में फैब्रिक फिनिशेस भी और यार्न फैब्रिक फाइबर के स्तर पे कौन से टॉप 10 इनोवेशंस इस समय लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, एक्सपर्ट्स को इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, और उसके बाद रिसर्च एप्लीकेशन। We have got precisely 15 minutes to finish this thing. Otherwise research application नहीं हो पाएगा बेटा, है ना, जो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ आज, सीरियसली बेटा, है ना। जी मैम। डेफिनेशन फैब्रिक फिनिशेस कोई भी ऐसा प्रोसेस होता है या ट्रीटमेंट की प्रक्रिया होती है जो यार्न फैब्रिक पर दी जाती है while it is manufactured और while it is dyed और while it is वोवन, ठीक है, या फिर हम उसे प्रेशर के द्वारा नमदे की तरह बना रहे हैं, यानी हम उसे जमा हुआ फैब्रिक बना रहे हैं, है ना। कपड़े तो हम लोग कई तरह से बनाते हैं ना, यान भी कई तरीके से बनाते हैं। नेचुरल यान हम फाइबर से फिर यान बनाते हैं, सिंथेटिक यान हम क्या करते हैं बेटा, सिंथेटिक यान के लिए हम क्या करते हैं, मैम केमिकल का यूज करते हैं। केमिकल को हम डायरेक्ट यान बना लेते हैं, हमें फाइबर की जरूरत नहीं होती है ना। इवन दिस हैपेंस इन केस ऑफ रेयन आल्सो, बट आजकल एक्सपेरिमेंटल तौर पे कुछ चीजों का यान बना के अब एक और मजे की बात होने लगी है कि जो नेचुरल फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर है उनको ब्लेंड किया जा रहा है, जैसे एक तार नेचुरल का होगा और 2 तार सिंथेटिक के होंगे, समथिंग लाइक दैट। इस पर हम आगे अभी बात करते हैं। तो ये एक तरह का ट्रीटमेंट है जो फैब्रिक में या यान में एक स्पेसिफिक क्वालिटी विकसित करने के लिए किया जाता है, और कई बार पूरा कपड़ा बन जाता है तो उसके ऊपर पॉलिश करते हैं। अभी मैं परसों नर्सों बच्चों को पैठड़ी पढ़ा रही थी, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा। तो पैठड़ी में क्या हुआ कि पैठड़ी में जो वीवर होता है 3-4 हर 4-5-6 इंच बुनने के बाद, क्योंकि उसका बॉर्डर जरी का होता है, तो वो 5-6 इंच बुनने के बाद उस बॉर्डर को जो उस पर एक तरह से एक पर्टिकुलर टाइप की नेचुरल गम आती है और पानी मिला के उसको गीले कपड़े से पोंछता है बॉर्डर। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया, ये हमारी पारंपरिक टेक्निक है बेटा, एक तरह की फिनिश है ये इसलिए जाता है कि हम उस जरी को धूल मिट्टी से बचा सके और उससे जरी में स्पेसिफिक चमक आती है, क्योंकि पहले तो सोने चांदी की जरी इस्तेमाल की जाती थी। बेसिकली होती क्या थी, चांदी की जरी होती थी और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाया जाता था। आजकल जैसे सच्ची जरी कह के देते हैं, तार चांदी की जगह कॉपर का होता है और उसके ऊपर सुनहला तार, सुनहली पॉलिश की जाती है, प्लेटिंग की जाती है। सूरत से बन के आती है, और बनारस में एक सज्जन है जिनकी इकलौती अब वो यूनिट बची है जो तरह तरह की जरी बना रही है। तो उस पे वो एक तरह का मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि किस चीज का गम यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई नेचुरल गोंद यूज करते हैं। मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा गोंद है वो है कैथे का गोंद। आवाज आ रही है? यस मैम। कैथा जानते हो? यस मैम, यस मैम। उसका गोंद, क्योंकि जो मिनिएचर पेंटिंग होती है, मिनिएचर पेंटिंग कभी सुना है? मिनिएचर पेंटिंग जो मुगल पीरियड की छोटी छोटी, आप लोगों ने कभी कोई पिक्चर देखी हो जहांगीर की या नायक नायिका की, इस तरह की छोटी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत बारीक काम होता है उनमें, और सोने का वर्क का काम होता है। जी मैम। है ना। तो वो जो काम होता है उसके लिए जो गोंद यूज किया जाता है, या जो तंजौर पेंटिंग्स में गोल्ड यूज किया जाता है,
उसको चिपकाने का काम कैथे के गोंद से किया जाता है। तो जी मैम। इसलिए मेरा अपना अनुमान है कि वो कैथे का गोंद होता है, जो कि गोल्ड की चमक को बरकरार रखता है और उसको खराब होने से बचाता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिशिंग। इसी तरह ताँत की साड़ियों में भी पॉलिश की जाती है बुनाई के बाद। वो मैंने खुद देखा है कि बड़े से अड्डे लगा दिए जाते हैं और जो साड़ी होती है उसके ऊपर ये जो अपना नॉर्मल कलफ होता है, स्टार्च, राइस स्टार्च होता है, यस इसकी मैम। कपड़े से धो करके उसको तान करके उसके ऊपर कड़क राइस स्टार्च लगाया जाता है, तभी जब वो मैम साड़ी। कॉटन के कपड़ों में, साड़ियों में भी मैम मैंने देखा है। हाँ, उसी की बात बता रही हूँ बेटा। जो जी मैम। बंगाल में एक जगह है फुलिया, जी फुलिया मैम। करके, अगर आप कलकत्ता से मुर्शिदाबाद जाए तो रास्ते में पड़ती है। तो वहां फुलिया में इसी तरह से हमने देखा था, वीवर्स बुन रहे थे सड़क के किनारे किनारे, तो हम लोग उतर के गए थे नीचे तक देखने, तो वो लोग ऐसे ही बुन रहे थे। जी मैम। आगे पानी दे दो। तो फैब्रिक फिनिशेस केमिकल फिनिशेस भी हो सकती हैं, मैकेनिकल फिनिशेस भी हो सकती हैं, जो मशीन द्वारा दी जाती, जो मशीन द्वारा दी जाती उन्हें हम ड्राई फिनिश कहते हैं, और जो डिफरेंट केमिकल के प्रयोग से बनाई जाती है उन्हें हम वेट फिनिश कहते हैं। ठीक है। कपड़ा कई तरह से बनता है, निटिंग करके बुनता है, वीविंग करके बुनता है, जमा के बनता है, और उसके अलावा ब्रेडिंग द्वारा बनता है, प्लीट बना के बनता है। तो कपड़े बनाने के तमाम तरीके हैं, हर इलाके की अपनी स्पेशलिटी है। ठीक है। जी मैम। हमें इसकी जरूरत क्यों है? सबको पता है कि ऐतिहासिक तौर पे, पारंपरिक तौर पे हम कपड़े बनाते आ रहे हैं एंशिएंट टाइम से, और हम फंक्शनल पर्पस से भी बनाते आ रहे हैं। अगर कोई कहे कि ये नई प्रथा है या नया कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप पुराने टेंट्स देखिए, मैंने अभी यहाँ लखनऊ में जो जामा मस्जिद है, मेरे हम भाई मानते हैं उनको, उन्होंने बताया कि अंदर पूरी जो छत है वो पूरी छत जरदोजी की बनी है ना, और मखमल के कपड़े की बनी हुई है। तो वो जब ये होती है आपकी, अरे भाई, मैम मुहर्रम जब होता है मुहर्रम तब में, हाँ उसको इमामबाड़ा लगाया, में। हाँ उसको ताना जाता है वहां छत पे, उसमें हम्म। जब ताजे निकलते हैं तब है। हम्म। ऐसा थोड़ी ना है कि चीजें आज की हैं, चीजें पहले से चली आ रही हैं। हम जो नाव में वो बनाते थे, पतवार बनाते थे, पतवार नहीं सॉरी, जो सेलिंग के लिए बनाते थे ना, जी, हवा रोकने के लिए और वो हाँ उसका प्रेशर रोकने के लिए पाल बनाते थे, उसे पाल पाल कहते बनाते थे। थे। हाँ पाल कहते थे। वो भी बहुत तरह तरह की चीजों का बनता है। और वास्को डी गामा लिखता है कि जिनका पीछा करते करते कोई कन्हैया लाल थे, गुजराती व्यापारी थे, जो वास्को डी गामा को कहीं अफ्रीका के किसी देश के तट पे मिले थे, वो वहां व्यापार करने गए थे। तो वास्को डी गामा लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि उनका जहाज के पाल इतने बढ़िया थे कि मुझे उनका पीछा करने में बहुत मेहनत लगी। वो मुझसे बहुत दूर चल रहे थे, जबकि वो अपने हिसाब से धीमी स्पीड से चल रहे थे ताकि मैं पीछे छूट ना जाऊं। वो बहुत तीव्र गति का जहाज था। तो ऐसा नहीं है बेटा कि ये चीजें आज की हैं, ये चीजें सदैव से बनती रही हैं। बस जैसी जैसी जरूरत बदल रही, तब हवाई जहाज नहीं थे, अब हवाई जहाज के लिए, तब रॉकेट्स नहीं थे, रॉकेट साइंस नहीं थी, अब एस्ट्रोनॉट्स के कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा तेज हीट बर्दाश्त करने वाला कपड़ा चाहिए, है ना। टेक्निकल टेक्सटाइल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होती है, साइंटिफिक फंक्शंस में यूज होती है, बहुत सारे एस्थेटिक पर्पस के लिए, सजावट के लिए यूज होती है, और बहुत सारी फंक्शन बेटर प्रॉपर्टीज भी इसमें होती हैं पुराने टेक्सटाइल के मुकाबले। ये आसानी से साफ की जा सकती है, धूल नहीं जमती, आग जल्दी नहीं लगती है, या आग से पूरी तरह रेजिस्टेंट होता है, या आग धीमे धीमे सुलगती है जिससे नुकसान कम हो, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। ऐसी भी आ गई है अब जो कि किसानों के एग्रीकल्चर में जो फॉग हार्वेस्टिंग प्रॉपर्टीज वाली होती है वो खेती में इस्तेमाल की जाती है। स्पेशली एक कार्बन नैनो ट्यूब्स आती हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के उद्भव का ये फायदा हुआ है। और बहुत सारे दूसरे नैनो मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्सटाइल होती है जिसमें करंट नहीं लगता, करंट पास नहीं होता है, उसका कंडक्शन बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, सेंसर्स होते हैं
बात करने वाली टेक्सटाइल होती है, इंटेलिजेंट टेक्सटाइल होती है, बैटरीज होती है, एनर्जी स्टोर कर सकती है, तो टिश्यूज को ग्रो करने में हेल्प करती है, और बहुत सारे ऑक्सीजन और वाटर सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। इसका लिटरेचर भी आ रहा है, इसमें छोटे छोटे स्तर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दुनिया भर में हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। एक ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन एक तरह का एलोट्रोप होता है। एलोट्रोप का मतलब होता है कि एक ही चीज से कई तरह की चीजें बना लेना। ठीक है, हम पजल खेलते हैं ना जी। एक वो वाला पजल देखा है जिसमें एक के ऊपर एक बैठा के आप हवाई जहाज बना लेते हो, फिर आप एक कमरे का मकान बना लेते हो, फिर महल बना लेते हो। मटेरियल तो एक है, उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं कि जो उसके क्यूब्स हैं उनका अरेंजमेंट अलग कर देते हैं, है ना। तो इसी तरह कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग करके कई तरह की टेक्सटाइल प्राप्त की जा रही है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? जी मैम। जी मैम। अब बात आती है कि क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं फैब्रिक फिनिशेस में, और स्पेशल फैब्रिक फिनिशेस क्या हैं। ठीक है, कुछ की हम बात करते हैं। फंक्शन के अनुसार एस्थेटिक फिनिशेस हैं, यानी जो सुंदरता देती हैं, और फंक्शनल फिनिशेस हैं जो कि कार्य करने में सहायक होती हैं, जो कि किसी भी कपड़े की परफॉर्मेंस को बेटर करती हैं, कार्यशीलता को बेटर करती हैं, उसकी मजबूती को बेटर करती हैं, ड्यूरेबिलिटी को बेटर करती हैं। आई होप इतना समझ में आ गया है। मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। यस मैम। आपने मर्सराइजेशन सुना है, पढ़ा है, हाँ हाँ। है ना। सॉफ्टनिंग भी पढ़ा है कपड़े को मुलायम करने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे कि हम कौन सी टेक्निक अब यूज कर रहे हैं सॉफ्टनिंग के लिए, और पहले की टेक्निक में क्या कमियां थी। ठीक है, नैपिंग और स्वेडिंग, यानी स्वेड जैसा कपड़े को इफेक्ट दिलाने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा रोएदार इफेक्ट करने के लिए, उसे थोड़ा कड़ा करने के लिए, उसमें चमक लाने के लिए, ये जो सारी टेक्निक्स थी, ये जो पुरानी टेक्निक्स थी वो हम सब लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इन सब पे कुछ नई टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से ऑटोमोबाइल में एंटीसेप्टिक यूज के लिए, आपको पता है जो हम लोग के छोटे छोटे गॉज बन के आते हैं जिनसे हम पट्टी लगाते हैं, वो एक आता है ना बना बनाया, जिसको आप बस फाड़िए लगाइए, उसमें ऑलरेडी मेडिसिन होती है, आपकी पट्टी। मैम बैंडेड बैंडेड अलग है, बैंडेड भी एक तरह का टेक्सटाइल है बेटा, है ना। प्लास्टिक का भी आता है, कपड़े का भी आता है, उसी तरह से बने Yes, बनाए ma'am. छोटे छोटे गॉज भी आते हैं, है ना। मेडिकेटेड गॉज आते हैं, आप उन्हें फाड़िए, आपको जहाँ कट गया है वहां लगाइए, और उसके बाद उसपे ये सब बड़े कट के लिए यूज होते हैं। आप उसके बाद उसपे सफेद पट्टी बांध दीजिए। ऐसे प्रेस आइनिंग की ऐसी टेक्निक्स आती हैं कि वो परमानेंट फिक्स रहती हैं, फ्रीज नहीं हिलती है। फ्रीज टेक्निक होती है, मॉथ प्रूफिंग होती है, श्रिंकेज कंट्रोल होती है, मिट्टी नहीं लगती, सॉइल रिलीज होती है, वाटर प्रूफ भी होता है, वाटर रिपेल करने वाला भी होता है, मतलब उसको झाड़ देता है पानी को, है ना। तो ये सारी टेक्निक्स हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल चली आ रही थी वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे आधुनिक संदर्भ में इनका क्या रोल है। सबसे पहले आता है हमारा बायो पॉलिशिंग। बायो पॉलिशिंग का मतलब होता है कि स्पेशली जो मर्सराइजेशन होता है वो कपड़े को या धागे को बहुत मजबूत बना देता है, चमकदार बनाता है, और रंगों से बेटर एफिनिटी देता है। बेटर एफिनिटी का मतलब है कि अगर आप कोई भी तो वो रंग उस पर बढ़िया चढ़ेगा, है ना, चटक चढ़ेगा। तो इसे कहते हैं रंगों की एफिनिटी। अगर मैं ये वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए। ठीक है, मुलायम करना कपड़े को। पीच फिनिश का मतलब है एक वेलवेट लाइक फिनिश देना कपड़े पर। ये एक तरह की केमिकल पॉलिशिंग होती है जिसको कपड़े पर करने के बाद या फाइबर पे करने के बाद हम एक एंजाइम से पॉलिश की जाती है, उसे बायो पॉलिशिंग एंजाइम कहते हैं। ये देखिए मैंने इसका चित्र भी आपको दिया हुआ है, और ये बिफोर फैब्रिक कैसा था और पॉलिशिंग के बाद कैसा हो गया, और ये पूरी प्रक्रिया लिखी है
कि सैंपल को कैसे बायो पॉलिश करते हैं, फिर कोल्ड वॉश करते हैं, ठंडे पानी से धोते हैं, सुखाते हैं, फिर रंग डालते हैं, नमक डालते हैं, सोडा ऐश डालते हैं, गर्म पानी होता है, फिर गर्म पानी से धुलते हैं, साबुन एक निश्चित टेम्परेचर पे एक निश्चित प्रकार का साबुन डालते हैं, और फाइनली ड्राई कर लेते हैं गर्म पानी और ठंडे पानी से धुल के। तो हमारे पास ऐसे चमकदार रंग आते हैं। तो बायो पॉलिशिंग डाई से पहले, इसके बाद हम इसे डाई करेंगे। इतना करने से क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा है वो अच्छा रंग लेने लगता है, चटक रंग लेने लगता है। ठीक है। और ये एक प्रकार के एंजाइम से, जैसे बायो पॉलिशिंग एंजाइम कहते हैं, जैसे यहाँ एसिड सेल्यूलोज है, उससे होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। वो सब कंट्रोल्ड प्रोसेस में होता है। एंटी माइक्रोबियल फैब्रिक फिनिश ये कई तरीके से की जाती है। इसमें पौधों का देखिए, ये प्लांट एक्सट्रैक्ट लगा दिया गया, पौधों का रस लगाया गया है पर्टिकुलर प्लांट्स का, तो ये इस तरह से है। नैनो सिल्वर फाइबर्स लगाएंगे कि अगर वो फिनिश देंगे तो प्रोटेक्शन होता है माइक्रोब से। बैक्टीरियल फिनिश के लिए अलग तरह की मटेरियल आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कॉटन कपड़ा है, इस पे हमने ये फिनिश दी, तो होता क्या है बेटा, जो कपड़े का एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, भाई हम भी तो एटम से बने हैं। दुनिया में हर चीज अणु से बनी है ना? हाँ या ना? हेलो? यस मैम। दुनिया में जितनी चीजें हैं वो हम एक तरह से जुड़े हुए हैं ग्रेविटी की वजह से, एक अणु एक शेप में। अणुओं का, हम लोग की एक अणुओं का समूह है जो एक शेप में है। एम आई राइट? यस मैम। है ना? यस मैम। और वो एक शेप में क्यों है? क्योंकि अणु एक निश्चित तरीके से जुड़े हुए हैं, और उसी की वजह से हमारे अंदर वो निश्चित क्वालिटीज हैं, गुण हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो अणु थोड़े बहुत दूसरी तरह से हो जाए तो क्या होगा? हमारी क्वालिटीज में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। तो उसी तरह से कपड़ों में जब हम ये एंटी माइक्रोबियल फिनिश करते हैं अलग अलग टेक्निक से, तो उनके जो अणु होते हैं उनमें अलग अलग तरह का चेंज आता है। किसी तरह का बैक्टीरिया से बचाता है, किसी तरह का अलग तरह के माइक्रोब से बचाता है, किसी तरीके में ज्यादा बचाता है, इंटेंसिटी बचाने की जो क्षमता होती है किसी में ज्यादा पैदा होती है, किसी में कम होती है। तो ये इस पर भी बहुत सारा काम लगभग 30-40 सालों से हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये सब नई चीजें हैं, बट रोज नए प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं जो पुराने प्रोडक्ट से कुछ मायनों में बेटर है, क्योंकि जब हमने उनको यूज किया तो हमें उनकी कमियां पता चली, उनके नुकसान पता चले। वो अभी आगे एक एक्सपेरिमेंट है, अभी एक आगे कंटेंट है, उसको देख के पता चलेगा। दूसरा एंटी पाइलिंग फैब्रिक फिनिश, यानी आप देख रहे हो ना यहाँ पे रोए निकल आए हैं, ये बिफोर है फैब्रिक, और ये फिनिश देने के बाद ये आफ्टर है फैब्रिक। यानी रोए जब निकल आते हैं उनको दूर करने के लिए जो फैब्रिक फिनिश दी जाती है। ठीक है। अब ये मैकेनिकल भी हो सकती है। एक मशीन आती है ना जिससे आप रोए निकाल सकते हैं मोटर से चलाकर, छोटी सी आती है नहीं सी, रेजर के साथ होती है, आप उसे यूज कर सकते हैं, है ना? लेकिन जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें उनकी स्मूथ सरफेस होती है, तो इस वजह से उसमें उनमें ज्यादा एब्रेजन रेजिस्टेंस होती है। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो फाइबर छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, तो उनमें रोए जल्दी निकल आते हैं। तो इसलिए जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनमें इस तरह की फिनिश देने की जरूरत होती है, और ये फिनिश एस्बेस्टस में भी देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हीट सेटिंग एज फैब्रिक फिनिश। आप लोगों ने पहले एक स्कर्ट देखी होंगी ना, जो प्लीट्स 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 बनी होती थी और कभी नहीं हटती थी, है ना? क्या किसी पर्दे आते हैं, पर्दों में ऐसे करके जिग जैग प्लीट्स बनी होती हैं पर्दों के कपड़ों में। मैम स्कूल की यूनिफॉर्म्स में जो होती थी प्लीट्स, हाँ, लेकिन वो तो कपड़े की बनती थी, सामान्य कॉटन या टेरिकॉट के बनती थी, या यस मैम।
दूसरे जो मोटे कपड़े आते हैं उनकी बनती थी। लेकिन आपको याद होगा शायद एक सिंथेटिक फैब्रिक की स्कर्ट्स आती हैं जो कि प्लीट उनकी पतली पतली बनी रहती है, नीचे से फ्लेयर्ड होती है, ऊपर से पतली पतली पतली। यस मैम। तो वो वाली जो प्लीट्स होती हैं, या जैसे कि फैब्रिक को हमने प्रिंट किया और उसके बाद हीट से उसे सेट कर दिया। आज कंप्यूटराइज मशीन ऐसी आ रही हैं जो हीट के द्वारा किसी भी चीज को परमानेंटली सेट करती है। वो कलर हो सकता है, डाई हो सकती है, कोई शेप हो सकती है। आप ये देखिए, इसमें बटन जैसे टेक्स्ट चीजों को सेट किया गया, इसमें ये गोले गोले का टेक्सचर दिया गया, इसमें उबड़ खाबड़ प्लीट्स है, ऐसे करके प्लीट्स है इसमें, है ना। तो हर चीज में अलग अलग तरह की चीजें करी जाती हैं। डाई सब्लिमेशन टेक्निक यहाँ हमने वर्ड यूज किया है, उसका अर्थ ये होता है कि हमने डिजिटली इसे डाई किया सिंथेटिक कपड़े को, उसके बाद हमने ये हीट एक्टिवेटेड डाइज होती जिनसे हम इसको प्रिंट करते हैं, और उसके बाद जब हम हीट देते हैं तो और रंग खिल के चटक होके आता है। लेकिन ये सब कंट्रोल्ड होता है कंप्यूटर द्वारा। ओके, यस मैम। आई होप इतना समझ में आ ma'am. गया। मैं आगे बढ़ूं? जी मैम। हाँ, फायर प्रूफिंग जो होती है या फायर रेजिस्टेंस, ये दो टर्म ऐसे हैं जिसको आप बहुत अच्छे से क्लियर समझ जाइए। मैंने इसीलिए इसके लिए आधी स्लाइड का इस्तेमाल किया है। हम लोग दो तरह के शब्द यूज करते हैं, एक फायर प्रूफ या फायर रेजिस्टेंस, ठीक है, या हम कहते हैं एंटी फ्लेम, यानी आग नहीं लगेगी इस कपड़े में, ठीक है। और दूसरा होता है फायर रिटार्डेंट, यानी फ्लेम रिटार्डेंट, अर्थात वो बहुत देर तक फायर को होल्ड कर सकता, मतलब बचा सकता है फायर आग लगने, ठीक है। समझ में आ गया? जी मैम। तो जो पहली तरह का कपड़ा है जिसमें कहते हैं कि आग नहीं लगेगी, उसे हम कहते हैं, उसमें जो फाइबर यूज होता है, यानी जो उसका पहला मटेरियल है जिससे वो कपड़ा बुना गया है, उसी में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आग लगने से उसे काफी हद तक, काफी दूर तक बचा ले जाता है, ठीक है। और अगर आग लगती भी है तो वो मेल्ट करता है, वो कभी भी भर भर करके नहीं जलेगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला कपड़ा होता है आपका फ्लेम रिटार्डेंट, दो वर्ड है, फायर, एक रेजिस्टेंट है, एक रिटार्डेंट है, ठीक है। रिटार्डेंट में एक केमिकल फिनिश दी जाती है, चाहे वो धागे में दी जाए चाहे कपड़े में दी जाए, और वो बचाता है आग लगने से। तो आप देखिए, ये फायर रेजिस्टेंट है, आग लगा रहे हैं लेकिन कपड़े पे कोई असर नहीं हो रहा है, और ये जो है वो धीरे धीरे सुलग रहा है पहले क्षण से ही, मतलब ऐसा नहीं है कि रोकेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रोक सकता, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? आप देखिए, ये जो फायर प्रूफिंग क्लॉथ होते हैं, ये ऐसे जो इमरजेंसीज होती हैं, कहीं आग लग गई या जैसे घरों में आग लग जाती है, तो जो फायरमैन होते हैं या जो कपड़ा है इस पर भी अगर आग लग गई, तो ये सारी चीजें फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक से बनाया जाता है। अब ये जो फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक है, इनको हम लोग कभी कभी अनुवांशिक रूप से फ्लेम रेजिस्टेंस यानी अग्नि प्रतिरोधी कहते हैं, ठीक है। अग्नि प्रतिरोधी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो नेचुरल फाइबर यूज हुआ है वो इनहेरेंट है, उसमें मिला हुआ है, और पूरे कपड़े के कंस्ट्रक्शन में, यार्न के कंस्ट्रक्शन में उस फाइबर का इस्तेमाल हुआ है बनाने में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मॉड एक्रेलिक। मॉड एक्रेलिक इसका उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है इसका फाइबर ग्लास, ठीक है। फाइबर ग्लास भी फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक होता है, उससे बनने वाले कपड़े, और वो खास तौर पे ओजोन, ऑक्सीजन, लाइट, वाटर, ऑयल, हीट, मतलब रोशनी, जल, तेल, गर्मी, ठंड, इन सब से ये
तो आउटडोर कंडीशन के लिए ये बहुत अच्छा फाइबर ग्लास का फैब्रिक होता है और ये लगभग 10 साल तक इसकी लाइफ होती है। ठीक है, इसके ऊपर अलग अलग तरह की कोटिंग की जाती है, कई बार सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। आजकल सिलिकॉन के बर्तन आ रहे हैं ना केक वेक बनाने के लिए, सिलिकॉन मोल्ड आते हैं, ये वही चीज है जो सिलिका यानी समुद्र के किनारे की रेत से परिमार्जित करके बनाई जाती है। ठीक है जी मैम। और हाँ, और ये खास तौर पे जो वेल्डिंग करने वाले लोग हैं वो इसकी हेलमेट या इसके जो आपके चश्मे के वो चश्मे का हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, वो लोग का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल चीजें बनाते हैं। बेटा इंटरनेट कनेक्शन में अनस्टेबल दिखा रहा आद्या, ठीक है। हाँ। और उसके बाद जो एयर डक्ट होती है उसमें ये बहुत ज्यादा रगड़ से भी बचता है, रगड़ने से ये डैमेज नहीं होता है, रफ कपड़ा होता है। इसी तरह एस्बेस्टस तो शायद हम सबने पढ़ा है 3rd ईयर में कि वो भी फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक है, जलता नहीं है। और वो किस तरह से यूज किया, इसीलिए उसको हम जो फायर ब्रिगेड लोग हैं वो लोग पहनते हैं उसके कपड़े। ग्लास वर्क जो चूड़ी उद्योग है ना फिरोजाबाद में, उसके जो कारीगर भट्टी के पास काम करते हैं, स्टील की मेल्टिंग की भट्टी के पास काम करते हैं, बड़ी बड़ी जहाँ पे सिरेमिक के बर्तन पकाए जाते हैं उनकी भट्टी में काम करते हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। और जहां भी ऐसी जगह जहां कपड़ा पिघल सकता हो, ये चूंकि बहुत ज्यादा हीट सह लेता है, इसलिए इसके कोट, इसके ग्लव्स, इसके पजामे, एप्रन वगैरह इसके बनाए जाते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग कहते हैं। लास्ट आता है इसके इसी की में फ्लेम रिटार्डेंट। अब हम रिटार्डेंट की बात करते हैं, जो ज्यादा देर तक जलता नहीं है, जिसको हम केमिकली ट्रीट करते हैं, जिसपे हम केमिकल लगाते हैं। ये अगर बर्न भी करेगा तो इतने धीरे बर्न करेगा कि जैसे कहीं सुलग रही हो ना कोई चीज, छोटे छोटे धीमे 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 धीमे, तो आदमी को और किसी को भी बचने का मौका मिल जाता है। इसमें क्या करते हैं कि कॉटन फैब्रिक है, इसमें हमने फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल को भिगो दिया, कॉटन फैब्रिक को, ठीक है। और उसके बाद ये जो ट्रीटेड कॉटन है इसे ड्राई किया और फिर उसे बर्न किया। बर्न होने के बाद जो बचता है उससे फैब्रिक बनाया जाता है। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं लोहे में उसको आग में तपा के कपड़ा निकाला जाता है। तो इसलिए जब कहीं बड़े जंगल में आग लग जाती है या इस तरह का कुछ होता है तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। 100% कॉटन पे अगर बना है तो ये 12 से 16 मंथ की सेट लाइफ होती है। अगर कॉटन नायलॉन मिक्स करके उस पे फिनिश दी गई है तो 18 से 30 महीने इसकी लाइफ होती है। और अगर ये खाली सिंथेटिक फैब्रिक पे ट्रीटमेंट दिया गया है तो ये 2.5 साल से 4 साल तक चलता है। इसका मतलब ये है कि सिंथेटिक कपड़ों पे ये फिनिश ज्यादा लंबा चलती है नेचुरल फाइबर्स के, और इसके लिए सिर्फ कॉटन यूज किया जाता है, वुल वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया जाता। आई होप इट इज क्लियर। अगली बात, हाँ बेटा, यस मैम। अगली बात आती है हीट रेजिस्टेंट फैब्रिक फिनिशेस की, अर्थात तापमान से जो हमें ऊंचे तापमान से बचा सके ऐसे फैब्रिक। प्रतिमा अपनी वॉइस आप लोग म्यूट कर लीजिए तो आवाज आ पाएगी। किसने म्यूट नहीं कर रखा? लेट मी सी। प्रतिमा अपनी आवाज कौन है बेटा ये जिसने ऑन कर रखा है? मैम प्रतिमा। प्रतिमा प्लीज अपने को म्यूट करिए बेटा। इसमें कितनी गुणवत्ताएं होती हैं, बहुत मजबूत होता है, बहुत तेज गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, बहुत तेज रगड़ बर्दाश्त कर लेता है, और ये मजबूती से अपनी शेप में रहता है, शेप नहीं खराब होती है इसकी, धुआं कम निकलता है इससे, और किसी भी तरह का केमिकल का कोई असर नहीं होता। ये 3-4 नमूने हैं आपके सामने, एग्जाम्पल हैं देखने के लिए। आप इनकी बुनाई से ही अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितने मजबूत हैं।
इसका एक एग्जाम्पल एल्यूमिनियम कोटिंग किया हुआ केवलर फैब्रिक है, ठीक है। इसको नॉर्मली इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। इसका एप्लीकेशन मैंने बता ही दिया कि जैसे फर्नेस हो गई, अवन में दरवाजों के सील लगाने में, इंजन के एग्जॉस्ट कवर्स बना, जहां भी तेज हीट का एक्सपोजर हो वहां ये हीट रेजिस्टेंट फैब्रिक फिनिश इस्तेमाल की जाती है। कई तरीकों से की जाती है। अगर सिलिका फैब्रिक की कोटिंग का इस्तेमाल किया गया, सिलिका का इस्तेमाल किया गया, तो वो लगभग 900 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आराम से चला लेती है और कई बार 1400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जा सकती है। टिपिकल कोटिंग में नियोप्रीन की कोटिंग भी होती है, सिलिकॉन की होती है, सिरेमिक की जो पाउडर होता है उसकी कोटिंग होती है। तो ये जितनी भी तरह की कोटिंग्स हैं, इनका छोटा छोटा ब्रीफ दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और कई बार ये कोटिंग यान पे दे दी जाती है, यानी धागे पे दे करके तब कपड़ा बुना जाता है, और कई बार कई बार आपके कपड़े पे बाद में अंत में दी जाती है, ठीक है, भिगो करके। नॉन स्लिप फैब्रिक वो फैब्रिक होते हैं जिनका प्रयोग ऐसी चीजें बनाने के लिए किया जाता है, या ऐसी उन रेशों को बीच में इंसर्ट किया जाता है कपड़ा बुनते समय, ताकि जहां से रेशा इधर उधर हिलने डुलने का खतरा हो, जैसे आपकी कोहनी है, जैसे आपके शोल्डर्स हैं, आर्म स्ट्रेच करते हैं तो साइड का हिस्सा, जहां पर भी कपड़ा खिंचने की संभावना होती है या अपनी शेप से अलग होने की संभावना होती है, एक, और दूसरे स्पेशल टाइप की लेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो कि नॉन स्लिपरी होती है। जैसे कि इस कारपेट में नीचे ये लेयर लगाई गई है जो कि नॉन स्लिपरी फैब्रिक है, ये रेशम का है तो ये स्लिप करेगा, इसके नीचे ये लगा दिए तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ठीक है। ये कपड़ा नॉन स्लिप कपड़ा है। इसी तरह ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा नॉर्मली जैसे हवाई जहाज का जो नीचे चलने वाला हिस्सा होता है ना, जिसमें चलते हैं गाड़ियों में, नीचे ऐसे लगाते हैं, जो बड़ी लग्जरी गाड़ी है उनमें लगाते हैं ताकि लोग चढ़े और फिसल ना जाए, ठीक है बेटा। जी मैम ग्रिप टाइप का कपड़ा, हाँ, ग्रिप दे देता है वो कपड़े को, ऐसी तरह की फिनिशिंग होता है। ज्यादातर कपड़े जो होते हैं ना बहुत स्मूथ और चमकीले होते हैं, जैसे सिल्कन या जैकार्ड कपड़े हुए, तो उनको थोड़ा रफ इफेक्ट देता है अगर उस पर पीछे से ये स्लिपरी नॉन स्लिपरी या ऊपर से नॉन स्लिपरी फिनिश की जाती है। तो फिर एक्वा टेक्स्ट फंक्शनल फिनिश, ये एक पर्टिकुलर कार्य के लिए की जाने वाली, एक्वा से लोगों को लगता है कि शायद वाटर रिपेलेंट होगी, यानी पानी को छोड़ने, पानी दूर करने वाली होगी। ऐसा नहीं है बेटा, ये नॉर्मली इस फिनिश की खासियत ये है कि यह कपड़े में जो हार्मफुल केमिकल्स के द्वारा जो चीजें पैदा की जाती हैं, ये नॉन हार्मफुल तरीके से वो क्वालिटीज पैदा करती है ये फिनिश। यहाँ नीचे, और इसका एग्जाम्पल वेलोर फैब्रिक है, इसको मिनी वेलोर फैब्रिक भी कहते हैं, जिसमें कपड़े में बहुत हल्का सा फ्लफी और पाइल्ड इफेक्ट, हल्का सा उभरा हुआ और बड़ा मुलायम सॉफ्ट सा प्रभाव आता है। सरफेस लेकिन क्लीन रहती है, ऐसा नहीं कि वो डर्ट लेती है, डर्ट छोड़ देती है ना, ऐसी नहीं कि डर्ट को अब्सॉर्ब करे। और जो भी फिनिश में जो भी यूज किए जाते हैं, उनका फायदा ये होता है कि वो कोई भी केमिकल, कोई भी नुकसान नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, और सस्ती भी होती है, ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होती। नॉर्मली कई बार वीविंग प्रोसेस के दौरान दी जाती, कई बार फाइबर में यान में दी जाती है, और कई बार कपड़ा बनने के बाद दी जाती है ये फिनिश। और ये पहनने वाले वस्त्रों में भी इस फिनिश के कपड़े प्रयोग किए जाते बनाने के लिए। एयर बैग का जो मटेरियल गाड़ियों में होता है उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
कई बार कुछ ब्लेंड कपड़ों में, सिंथेटिक कॉटन ब्लेंड, सिंथेटिक ब्लेंड में ये फिनिश दी जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि डेनिम पर ये फिनिश दी जाती है। डेनिम आपने देखा होगा ना, एक बिल्कुल मक्खन जीन आती है, जी उस मैम। पर ये फिनिश दी जाती है। और ये जो नीला कपड़ा आप देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा मखमल जैसा दिख रहा है, लेकिन मखमल जितना पाइल्ड नहीं है, उतने उभरे हुए इसमें वो नहीं है जी। फिर एंटी स्टैटिक फैब्रिक फिनिश, आपको पता है सिंथेटिक कपड़ों को जब ज्यादा देर पहनो या रगड़ो तो उससे करंट यहाँ से लेके वहां तक पास होता है, देखा है ना? एक हाँ, जोर से मैम, जी मैम। आता है और अब उसको झटके तो उसमें से चम 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 बिजली कड़कती है, अब देखा है? आवाज आती है। और खुद को करंट भी लगा है कई बार, नायलॉन में लगता है मैम। नायलॉन मैम में लगता गर्मियों है, के मौसम में ज्यादा होता है ये। ज्यादा लगता है क्योंकि तब गर्मी ज्यादा होती है। और जो चंचट इलेक्ट्रिकल बोलता है। कंडक्टिविटी होती है वो सिंथेटिक कपड़ों की बड़ी बुरी होती है, खराब होती है। तो ये फिनिश देने का पर्पज ये होता है कि हम कपड़े को इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड बनाएं, हम उसकी कंडक्टिविटी, या तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाएं, या हम मतलब ताकि इस पार से उस पार करंट आराम से पार हो जाए। या फिर आप ये बताइए, बिना रबर की चप्पल पहने नंगे पैर अगर हम खुला वायर छू ले तो हमें करंट क्यों लगता है? क्योंकि हमारा शरीर बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। वहां से करंट आया और हमें झटकाते हुए नीचे धरती में चला गया और हम तो फौत हो गए, है ना, या हम ऐड गए पूरे। तो इसलिए हमें उसमें ये क्वालिटी बनाने की जरूरत है, ऐसे सेल्यूलोजिक फाइबर मिक्स करने की जरूरत है जिन विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स तो होते नहीं है, तो सिंथेटिक फाइबर के लिए हम ऐसे केमिकल से उसको ट्रीट करते हैं ताकि उसमें वो फिक्स हो जाए वो केमिकल्स, और वो उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो और हम एक एंटी स्टैटिक फाइबर या पॉलिएस्टर यार्न बना सके जिससे कि उसका चार्ज कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कम हो जाता है। उसके अलावा जो फाइबर होता है वो ज्यादा पानी ले सकता है, और जो शरीर में होता है वो नहीं होगा, और डस्ट भी नहीं लेगा। तो बहुत सारे पर्पसेस के लिए बेटा, जैसे कि मेडिकल यूज के लिए और पर्टिकुलर फैशन इंडस्ट्री के लिए हमें इस तरह की चीजों की जरूरत होती है। अब बारी आती है रबरी टच के फैब्रिक की। रबर कैसे बनता है? नेचुरल रबर होता है, लेकिन हम कुछ चीजों पे नियोप्रीन एक केमिकल है, उसका ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो रबर की जैसे जैसे रबर का कपड़ा होता है ना, मुलायम सॉफ्ट लेकिन रोए नहीं और कड़क, ऐसा नहीं है कि वो चमकदार भी होगा, ग्लॉसी भी होगा, लेकिन थोड़ा सा हैंडी होगा। ऐसे कपड़े को हम बनाते हैं, वो मजबूत होता है। क्या कपड़े हैं यहाँ? स्पेंडेक्स, स्कूबा फैब्रिक और स्वेट बैग नियोप्रीन फैब्रिक। स्कूबा फैब्रिक और स्पेंडेक्स का ज्यादातर प्रयोग स्पोर्ट्स वेयर बनाने में किया जाता है। नियोप्रीन एक तरह से ब्रांड नेम भी है, जो ड्यूपॉन्ट कॉर्पोरेशन, अमेरिकन ड्यूपॉन्ट कॉर्पोरेशन ने, उनका ये ब्रांड नेम है, और वो रबर, नेचुरल रबर के सब्स्टिट्यूट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कपड़ा वाटरप्रूफ भी हो जाता है, स्ट्रेचेबल भी हो जाता है, और उसमें थोड़ा वजन भी आता है। ठीक है, सिलिकॉन बहुत वर्सेटाइल फैब्रिक है, वर्सेटाइल वो है, फिनिश है। सिलिकॉन नैनो इमल्शन सॉफ्टनर्स भी आते हैं। सिलिकॉन के मैंने आपको पहले भी बताया कि कई तरह के ऊपर कोट करने वाले इमल्शंस आते हैं, और ये कपड़े में सॉफ्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, उसका फॉल, जैसे कहते हैं ना साड़ी का फॉल अच्छा आ रहा है, पर्दे का फॉल अच्छा है ना, लचक लाना, उसका वापस अपनी शेप में लौट आना, ये सारी जो गुणवत्ता है, एक चिकनी सुंदर मुलायम सतह देना, और थोड़ी कई बार थोड़ी फ्लफी, थोड़ी उभरी हुई और सॉफ्ट सी, लेकिन स्किन को बिल्कुल हक करने वाली ऐसी फिनिश देने का काम सिलिकॉन फैब्रिक, अगर सिलिकॉन कोटेड होगा, ये कई तो फैब्रिक में ये आएगी। ये सिलिकॉन में स्प्रे भी किया जाता है बेटा, सिलिकॉन ग्लास फैब्रिक भी आता है, और लेदर भी आता है सिलिकॉन फिनिश। रिंकल नहीं होती है उसके लेदर में, ड्यूरेबल बहुत होता है, और रंगों की पेनिट्रेशन भी बेटर होता है उसमें। ठीक है,
जी मैम। यस मैम। स्टोन वॉश हम लोग ने जीन्स देखी है ना, स्टोन वॉश जीन्स, यस लेकिन मैम। कभी सोचा यस कैसे मैम। बनती है? नो मैम। नो खास तौर मैम। पे प्यूमिक स्टोन, जो हम लोग झावा पत्थर नहीं यूज करते हैं अपने एरिया साफ करने के लिए, या कोई यस भी मैम। और बहुत हार्ड स्टोन, मशीन में कपड़े को डाल करके चला दिया जाता है, डाइड कपड़े जी। को, और जी जहां मैम। जहां वो पत्थर रगड़ता है वहां वहां कपड़ा फेड हो जाता है। लेकिन इससे कपड़े का बहुत नुकसान होता है, कपड़ा वीक हो जाता है, और जो मशीन है ना उसकी भी लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, ये प्रक्रिया है इसकी, और इससे बहुत सुंदर, ये बेसिकली ज्यादातर डेनिम पे किया जाता है, या डेनिम जैसे ही हार्ड मटेरियल पे, कैनवस पे भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फेदर टच, अल्ट्रा सॉफ्ट टच। अरे ऐसे लगता है जैसे मक्खन, मुलायम, चिड़िया के पंख की तरह, या कोई पांडा हाथ में ले लिया हो। ऐसा कपड़ा देखा है कभी? यस मैम। और ऐसे पकड़िए तो वापस फिर अपनी जगह लौट आता है, बाउंस बैक करता है कपड़ा। ठीक है, तो ऐसा जो कपड़ा होता है वो कपड़े के लिए ये फेदर टच या अल्ट्रा सॉफ्ट टच फिनिश दी जाती है। ये फेदर टच और अल्ट्रा सॉफ्ट टच कमर्शियल नाम है, और हम उसको अमीनो कार्बोक्साइड और इपॉक्सी सिलिकॉन से ट्रीट करते हैं। ये 3 केमिकल्स हैं जिससे इनको ट्रीट करा जाता है, तब इस तरह का इफेक्ट आता है। और ये कपड़े रिंकल फ्री होते हैं, इनमें किसी तरह की कोई सिकुड़न नहीं पड़ती है, और मजबूत होते हैं, फटते नहीं है जल्दी। ठीक है, नॉन स्टिक टेफलॉन स्प्रे, बर्तन तो टेफलॉन कोटिंग वाले सबने नॉन स्टिक देखे हैं, कभी यस सोचा है? मैम। कपड़ों पे भी दी जाती है ये फिनिश, और कपड़ों पे देने के लिए एक स्प्रे किया जाता है टेफलॉन का। बहुत वाइड रेंज की चीजें आती हैं जिन पर ये फिनिश की जाती है, खाकी शर्ट्स पे, कपड़ों, बुने हुए कपड़ों पे, लोगों के पहनने वाले, वर्क के समय पहनने वाले कपड़ों पे, स्कूल यूनिफॉर्म पे, बच्चों के कपड़ों पे, बाहर जाने वाले कपड़ों पे, स्पोर्ट्स के कपड़ों पे, और बेल्ट और इस तरह की जो एक्सेसरीज होती है, हैंड बैग्स, छाते, ग्लव्स, इन सब पे टेफलॉन की कोटिंग की जाती है। टेफलॉन एक तरह का केमिकल होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, ये लिखा हुआ है आपके स्लाइड में। इसका कोटिंग की जाती है। इससे एक बिना दिखने वाले मॉलिक्यूल कपड़े की सतह पर फैल जाते हैं, और वो एक अवरोधक का काम करते हैं। ये बहुत जल्दी सूखता है, बहुत जल्दी सफाई की जा सकती है, कोई धूल मिट्टी नहीं लेता है, और उसके साथ साथ इसको आराम से, सॉइल नहीं लेता है, और लिक्विड चीजों से इसको आराम से साफ किया जा सकता है, दोबारा डिपॉजिट नहीं होता है। ठीक है, मॉइस्चर जल्दी हट जाता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी, इस पर हम लोग काफी बात पहले कर चुके हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन किया जा रहा है मटेरियल के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए, जो उनका वास्तविक स्ट्रक्चर है, जो उनकी वास्तविक बनावट है, उससे उसको तोड़ा जाता है, और तोड़ करके ऐसे तरीके से तोड़ा जाता है कि उसमें बहुत सारी क्वालिटीज आ जाए। एक क्वालिटी पे हम बात कर चुके हैं, वो थी एंटी माइक्रोबियल, यानी जीवाणु की प्रतिरोधक फिनिश। ठीक है, उसके अलावा रंग को या पानी को सोखने वाली, या रंग और पानी को बाहर थ्रो करने वाली, दोनों तरह की, खुद साफ कर देने वाली, अपने से कपड़ा आप झटक दीजिए और साफ हो गया, ऐसा साफ कर देने वाली टेक्नोलॉजी। अल्ट्रावायलेट रेस से ब्लॉक करने की, हवा से बचाव की। तो इस तरह की जो टेक्सटाइल होती है, उसको, ये सब टेक्सटाइल CNT टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है। CNT टेक्नोलॉजी क्या है बेटा? CNT टेक्नोलॉजी क्या है? कार्बन नैनो ट्यूब्स कपड़े में वो डाली जाती हैं, और उससे कपड़े में उस तरह की क्वालिटी आती है जो फैब्रिक को ऑटोमेटिकली इंसुलेट कर देती है, कपड़े को। और इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है। ये देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब्स अलाउ कर रही हैं कि फैब्रिक अपनी तरह से अपने आप गर्म रहे, अपने आप ठंडा रहे। मेरा ब्रदर जब जापान गया था तो उसने मुझे बताया था कि वहाँ टॉयलेट सीट्स जो होती थी, आज की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ 18 साल पुरानी, 17-18 साल पुरानी, तो वो अपने आप गर्म हो जाती थी, अपने आप टेम्परेचर के हिसाब से ठंडी हो जाती थी, तो सर्द गर्म नहीं लगता। सेम टेक्नोलॉजी अब यहाँ यूज हो रही है कपड़ों में। कपड़े को ट्रीट किया गया है जिससे इससे इलेक्ट्रॉनिक कपड़ा बन गया है,
फायर रिटार्डेंट टेक्सटाइल, बैलिस्टिक एप्लीकेशन यानी जहाँ पे मिसाइल अवरोधी टेक्नोलॉजी होती है, एंटी माइक्रोबियल टेक्सटाइल, मैग्नेटिक फील्ड, EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से प्रिवेंट करने वाली, उसकी शील्डिंग की टेक्सटाइल, कंडक्टर जो मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाली टेक्सटाइल, किसी चीजों में लगाने वाले रीएनफोर्समेंट ताकि शॉक प्रूफ, ताकि हिटिंग प्रूफ बने उसके लिए, बुलेट प्रूफ बने उसके लिए, सेंसर्स और एक्चुएटर्स वाली टेक्सटाइल, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी से किए जा रहे हैं। ठीक है, नॉन फॉर्मल्डिहाइड इजी केयर फैब्रिक फिनिश, दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड जो था, आप लोग देते थे ना जो बाजार में ट्राउजर मिलती हैं, रिंकल फ्री, क्रीज फ्री, पसीना नहीं आएगा, मॉथ फ्री, मेल्ड्यू फ्री, इस तरह की नहीं, बहुत सारी पैन ह्यूजन की, ब्लैकबेरी की, इन सब की आती हैं, तो इसमें कलर फास्ट होंगी, ये सब चीजें आती थी फॉर्मल्डिहाइड के ट्रीटमेंट से। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड का लॉन्ग रन में ये पाया गया कि उससे बहुत तरह के स्किन रिलेटेड इन्फेक्शंस, यहाँ तक कि कैंसर, तरह तरह के इरिटेशन, एलर्जीज, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब हो रही हैं और तमाम बीमारियां हो रही हैं। तो अब एक नॉन फॉर्मल्डिहाइड फैब्रिक फिनिश जिसे DMEDH EU कहते हैं, वो ढूंढी गई है, जिसमें हम डाइमिथाइल डाइहाइड्रोक्सी इथाइलिन यूरिया का प्रयोग करते। बेटा ये जो केमिकल नाम है ना, ये ऐसे ही है ना, मैं इनको बहुत ज्यादा नहीं पूछने वाली हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इससे क्या होता है ये, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है टेक्निक। जितना कपड़ा फॉर्मल्डिहाइड में जितना कपड़ा बनता है उसका आधा कपड़ा इसमें बन पाता है, तो इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। बट अल्टीमेटली नेचर के लिए वैसे कोई भी केमिकल रेजिड्यू नहीं छोड़ता जो रेजिड्यू नेचर के लिए नुकसानदेह है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड फ्री होता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, क्लोरीन इसमें होता नहीं है या कम होता है, ड्यूरेबिलिटी धुलाई के प्रति बहुत कम होती है, फॉर्मल्डिहाइड के कपड़ों में ज्यादा होती है, पीलापन का इफेक्ट कई बार होता है कई बार नहीं होता है, ऐसे कहते हैं ना चमकते रहेंगे सफेद कपड़े, तो फॉर्मल्डिहाइड का ट्रीटमेंट दिया होता है बेटा। फिर वो अनप्लेजेंट महक कई बार इसमें बन जाती है, प्रोडक्ट कैसा बना है, और ड्यूरेबल प्रेस फिनिशेस बनाता है। नॉन वोवन फैब्रिक हम लोग जानते हैं, जमे हुए या ऐसे जालीदार बनाए हुए या जमाए हुए कपड़े, इनको हम नॉन वोवन फैब्रिक कहते हैं। इनके अपने फायदे हैं क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल होता है, खास तौर पे सड़कें बनाने के लिए, बड़ी बड़े जो आपके वायुयान है उसके अंदर की लेयरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी नमदा जो बनता है वो भी नॉन वोवन फैब्रिक में आएगा। हाँ, नमदा नॉन वोवन में आता है बेटे, लेकिन वो नेचुरल फैब्रिक है। ये जो हम बना रहे हैं ना, ज्यादातर ये सब कॉम्पोजिट फैब्रिक बना रहे हैं, मिले जुले फैब्रिक कंप्रेस करके तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई फ्लॉकिंग नहीं होती, इसमें कोई हमें सिंजिंग की जरूरत जो होता है ना कि हम ऊपर के रेशे जलाते हैं, इन सब की जरूरत नहीं होती। हीट से स्टिफन कड़े नहीं होते ये कपड़े, क्योंकि हर तरह का इनमें ट्रीटमेंट होता है। तो कपड़ा जो है वो ज्यादा मल्टीपल इस्तेमाल हो सकता है। ये और बात है कि उसका पता नहीं बायोडिग्रेडेबिलिटी के लेवल पे क्या असर पड़ता है ना। फिर ये तो फैब्रिक फाइबर यार्न हो गया। अल्टीमेटली कई बार हम लोग टी शर्ट्स को, ट्राउजर्स को, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में, खासतौर पे डेनिम के सेगमेंट में बहुत तरह के ट्रीटमेंट देते हैं। हम उसको टाई एंड डाई कर देते हैं, है ना, हम उसमें कुछ फ्रिंजेस निकाल देते हैं। अब हम इसको आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं 2 स्लाइड्स बनाऊंगी चीजों के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और भारत में जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो है। ठीक है, ये 3 स्लाइड्स हैं। फिर इनोवेशन, जो 10 प्रमुख इनोवेशन है, ये अलग अलग तरह के हैं। किसी में फेड रेजिस्टेंस है, कोई फॉक्सफर का डेवलपमेंट किया है नए तरीके के, किसी ने कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर की चीजें बनाई है, ऑप्थेल्मिक टेक्सटाइल भी बनाई है बेटा, और कुछ 100% रिन्यूएबल है, ऐसे नायलॉन बनाए हैं किसी कंपनी ने। एक कंपनी ने फूलों का डॉन फैब्रिक बना दिया है, जैसे कि सेमल के फूल से, है ना,
तो उसकी हाई टेक्निकल परफॉर्मेंस है। इसी तरह से एक ने विंड रेजिस्टेंस फैब्रिक बनाया है, ज्यादा स्ट्रेचेबल है, वो स्ट्रेचिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया है। और एक कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ऐसा कुछ किया है कि मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन और एमिशन 48% तक कम हो जाए, ऐसा फाइबर बनाया है। ये 10 वो हैं और इनके डिटेल्स हमने 2 स्लाइड में दे दिए हैं। सपोज यू वांट टू रीड देम इन डिटेल, यू कैन रीड देम। ओके, अब रिसर्च एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्सटाइल एंड स्पेशल फैब्रिक्स। अभी बजा है 5:08 पे ये क्लोज हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली। तो हम लोग अगले 8 मिनट इसको दे रहे हैं और आप क्वेश्चन आंसर। मैंने अपनी तरफ से कुछ सजेशंस आपके लिए दिए हैं कि आप जो आपके एरिया में, नियर बाय एरिया में प्लांट फाइबर्स हो, जिसको आपको लगता है कि इन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, आप उसे एज अ रिसर्च एरिया ले सकते हैं। आप जो एक लड़की का मैंने बताया कि बंगाल में कमल लाल की खेती से कर रही है, उस तरह का कोई चीज का रिसर्च एरिया में ले सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली कि जूट से सैनिटरी नैपकिन्स बनाए जा रहे हैं, है ना, ठंडे कपड़े बनाए जा रहे हैं कुछ पर्टिकुलर चीजों को। और सब में हमें जरूरी नहीं कि हम केमिकल का इस्तेमाल करें, हम नेचुरल से कैसे इन चीजों को कर सकते हैं ताकि नेचर में वो चीज अवेलेबल है, जो भी चीज उसका हम इस्तेमाल करें और उसको साइकिल में लाएं। ऐसा नहीं है कि हमने जो था वो खत्म कर दिया और आगे नहीं यूज किया। फिर उसके बाद हम डिफरेंट बुनाइयों का और कढ़ाइयों का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और हम उसके लिए, उदाहरण के लिए, मेघालय में और नॉर्थ ईस्ट में बहुत जबरदस्त तरीके से एरी सिल्क का धागा, कढ़ाई का, एरी सिल्क का ऊन और एरी सिल्क का वस्त्र बुना जा रहा है। हम उस पर यहाँ जो अवेलेबल चीज है, जो हमारे पास अवेलेबल फैब्रिक है, हम उन दोनों को मिला के, सपोज हमने कोई ऐसी चीज बनाई, सपोज हमने कुछ सैंपल्स बना लिए जो कि चंबा रुमाल और चिकनकारी का कॉम्बिनेशन है, विच हैज नॉट येट बीन एक्सपेरिमेंटेड, है ना। तो इस तरह से कुछ इनोवेटिव सा सोचा जा सकता है अगर किसी का हाथ या इंटरेस्ट उसमें है। मैं इसके बाद आपसे पूछने वाली हूँ, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज अवर देसी ट्रेजर। ये हमारा देसी खजाना है जिसमें हम बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं। दूसरा देसी खजाना जो होगा वो इलाके की नेचुरल डाइज है। मैं आपको एक शेयर करती हूँ इंफॉर्मेशन। एक सज्जन है जो कि नंदाना ब्लॉक प्रिंटिंग को, जिन्होंने तारापुर में होने वाली, उसे रिवाइव किया है, उसे पुनर्जीवित किया है। उसमें वो पहले लोकल जो मजिस्ट्रा वो था मॉडर्न, वो यूज कर रहे थे और मदार डाई यूज कर रहे थे। ठीक है, आज अभी आपको ये अननोन लग रहे हैं शब्द, लेकिन जब आप इसके बारे में थोड़ा गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएंगे। या कभी मुझे मौका लगा तो मैं नेचुरल डाइज पे अकेले एक कोई क्लास ले लूंगी, अगर आपकी डिमांड होगी और अगर टाइम परमिट करेगा, है ना। ओके मैम, ठीक है। तो अब उन्होंने लेटेस्ट शुरू किया लोडरा लोडरा एक पेड़ होता है जो उत्तराखंड में पाया जाता है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में रह गया है जंगलों में। जितना पुराना पेड़ होता है उतनी अच्छी उसकी छाल काम करती है, उसकी ताजी पत्तियां और अच्छा चटक रंग देती हैं। तो अब आप ये सोचिए कि क्या ऐसा कुछ लिया जा सकता है कि वो उन्होंने सर्च किया, पता चला उनको। हम पुराना लिटरेचर पढ़े, हमें ऐसे तमाम, अकबर के पीरियड में 350 डाई थी तरह की। तो क्या ये वो विरासत थी जो हमारे पास हमारे पूर्वजों से चली आ रही थी, जो वहां तक पहुंचते पहुंचते इतनी हो गई, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में सब समाप्त हो गया। तो क्या हम उनको रिवाइव करने के लिए कुछ कर सकते हैं, या हमारे आसपास कोई ऐसी जगह है जहां हम कुछ चीजों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिनसे अलग अलग तरह के रंग प्राप्त कर सके। एक दूसरी चीज, क्या ऐसा कुछ एरिया हम सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर हम डाई यील्डिंग प्लांट्स को ही उगाएं, खाली इंडिगो नहीं, खाली नील नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत है अगर हमें इको फ्रेंडली होना है तो, अगर हमें नेचर की तरफ जाना है तो, अगर हमें बायोडिग्रेडेबल होना है तो हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिससे कि नदियां जहरीली ना हो। अब वो लोग
मजिस्ट्रा और लोड्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं एलन यानी फिटकरी की जगह, क्योंकि अल्टीमेटली फिटकरी एक केमिकल कंपोनेंट है जो कि मॉर्डेंट यानी रंग को रिस्ट्रिक्ट करने का काम करती थी, पक्का करने का। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जी मैम। तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट, जिनके पास लैंड हो वो 1 बीघा कुछ उगाएं और उसको दें। दूसरी चीज, जो हमारी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमें प्राप्त हो सके, खास तौर पे जहाँ डायर्स पहले से हो, रंगने वाले रंगरेज पुरानी पीढ़ी के हों, वो हमें नेचुरल डाइज के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं विच कैन बी डॉक्यूमेंटेड। एंड लास्टली जो मुझे समझ में आया कि अभी हेल्थ सेक्टर में जो भी चीजें हैं वो केमिकली बनाई जा रही हैं, हम ऐसी पट्टियां, हम ऐसी गॉज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि सस्टेनेबल हो, माइक्रोब्स फ्री हो, लेकिन उनका बेस हर्बल हो, जिनमें एंटी माइक्रोबियल एंटीसेप्टिक क्वालिटीज हो, उनका बेस। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन था। देखिए मैंने खोल के रखा हुआ है आपके सजेशंस टाइप करने के लिए। अब मुझे कौन देगा सुझाव? जल्दी जल्दी बोलो, रुकना नहीं है बेटा, हमारे पास 5 मिनट है। एनीवन? सब लोग पहले अपने अपने चेहरे दिखाओ फटाफट। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न थे बेटा आप लोगों के? मैम वुमेन अवेयरनेस पे फैशन और इन्वायरमेंट का जो प्रभाव है उस पे अगर रिसर्च करना हो तो हम लोग को किस तरह से करना रहेगा? फैशन इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सबसे बड़ी पोल्यूशन क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री है। तो अब आपको ये जानना है अगर कि महिलाएं कितनी अवेयर हैं फैशन के बारे में, सस्टेनेबल फैशन के बारे में, ये आप जानना चाहते हो और उनमें अवेयरनेस जगाना चाहते हो। उसके दो तरीके हो सकते हैं बेटा। एक तो ये हो सकता है कि हम प्री टेस्ट करें, हम एक पर्टिकुलर जो भी ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लें, उसके बाद प्री टेस्ट करें और ये पता करें कि कितने लोगों को, जो भी आपका सैंपल साइज होगा उसकी एक प्रक्रिया होती है। कम्युनिकेशन वाले लेक्चर में आप लोग प्लीज बना के लाइए टॉपिक, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, है ना? तो मैं आपको बता दूंगी कि उसमें कितने स्टेप्स होते हैं सिनॉप्सिस राइटिंग। आप साइड बाय साइड काम शुरू कर सकते हो बेटा, ठीक है? एनीवेज, तो उसमें आप जो भी सैंपल सिलेक्ट करो, उस सैंपल को पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फैशन को कितना यूज करती हैं और कौन सी औरतें हैं, ऐसा ग्रुप है जो कि फैशन में है। वी डोंट हैव all Indians who are going for fashion as per the fashion cycle, है ना? हमारे यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं जो कि बहुत ज्यादा फैशन के अनुसार चलते हों, जरूरत के अनुसार चलने वाले लोग ज्यादा हैं। तो हम 2 चीजें कर सकते हैं, या तो हम वही ग्रुप लें जो कि जरूरत के अनुसार खरीद रहा है, या हम दूसरा ग्रुप लें जो फैशन के अनुसार एक हाई फैशन यूज कर रहा है और दूसरा ग्रुप एक उसी का कॉपी यूज कर रहा है। ठीक है? और उसके बाद उस ग्रुप पर हम एक प्री टेस्ट करें, उसके बाद हम कुछ इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं, जो हम इंटरवेंशन देंगे डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन वी हैव रिसीव्ड। ठीक है? और वो इंटरवेंशन डिजाइन, फिनिशेस, कुछ वर्कशॉप्स, कुछ आईसी मटेरियल, इन सब फॉर्म में हो सकता है। ओके? तो ये इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्सटाइल एंड योर कम्युनिकेशन। ठीक है? उसको हम करके और उसके बाद वी कैन सी कि हाउ दैट वर्कशॉप हैज अफेक्टेड द नॉलेज लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। किस ग्रुप पे ज्यादा असर हुआ, किस ग्रुप पे कम असर हुआ, कौन ग्रुप अभी भी फॉलो कर रहा है उन प्रैक्टिसेस को, कौन से ग्रुप ने अपने को विड्रॉ कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, अगर किया है तो क्यों किया है। That can be a conclusion.
आया समझ में? जी मैम। समरीन आप ही ने पूछा था ना बेटा? जी मैम आया आया मैम। और कोई और पूछना चाह रहा है? मैम आजकल जो ट्रेंड में आ रहा है कि प्लास्टिक फाइबर्स भी बन रहे हैं कुछ नए, प्लास्टिक से फाइबर्स की मटेरियल जो बनाए जा रहे हैं, वूलन में भी बनाए जा रहे हैं, प्लास्टिक में, तो ये भी चेंजमेंट हो रहा है, तो इसके लिए क्या मैम रिसर्च में चुन सकते हैं इसका टॉपिक वगैरह कुछ नया? बिल्कुल चुन सकते हो बेटा। ये दो तरह से है। एक तो ये है कि ऐसे हम प्लास्टिक फाइबर का हम इस तरह से फिनिशेस द्वारा या कोई ट्रीटमेंट द्वारा हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं जो कि पोल्यूशन फ्री है, जो कि काफी हद तक बायोडिग्रेडेबल है, जिससे इन्वायरमेंट पे जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो कम पड़ते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। आप किस बारे में बात करी, पहले मुझे आप वो क्लियर करो शालिनी, किस तरह के प्लास्टिक फाइबर? मैम जो अमूमन देखे जाते हैं ना, जो वूलन में जो प्लास्टिक फाइबर्स यूज हो रहे हैं कपड़ों में, जैसे वूलन के कपड़ों में प्लास्टिक फाइबर्स लोग लगा, मतलब एक्रिलिक यूज हो रहा है। हाँ वो एक्रिलिक और जो जरी में प्लास्टिक जरी यूज हो रही है। जी मैम तो वो जो हार्मफुल भी है, वो जो अभी लोग कर रहे हैं यूज, उसका मतलब इफेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या पड़ेगा आने वाले टाइम पे? बिल्कुल ये करा जा सकता है ना। मोडालिटी क्या, हाँ मोडालिटी क्या होगी ये नहीं गया तो मैम इस पे हार्मफुल मतलब एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा इसका? तो एक एग्जांपल और देती हूँ। अभी मैंने एक असम का वीवर है, एक बड़ा भारी वीवर ग्रुप है वीवर अलायंस करके, असम वीवर अलायंस करके। तो वहां से हमने चादर मेखला के लिए पूछा कि क्या है। जो मेरे पास कॉटन साड़ी आई, वो साड़ी के ऊपर जो पैटर्न था बुना हुआ, वो एक्रेलिक था। आज से मैंने 2006 में या 4 में जो साड़ियां खरीदी, उस पे कॉटन होता था। अब जो आया है वो कॉटन पे एक्रेलिक है। एक्रेलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर, वी ऑल नो दैट, ठीक है? यस मैम। सबसे बड़ा नुकसान उसका ये हुआ है बेटा कि एक वो, क्योंकि उस पे कोई फिनिश तो दी नहीं जाती, रॉ एक्रेलिक फाइबर है, आपने अगर एक जरा भी गर्म प्रेस रख दिया तो वो वहां से पैटर्न पूरा उठाएगा। दूसरे वो गर्माता है। कॉटन साड़ी अगर आपको गर्मियों में पहननी, गर्मियों में ही पहनेंगे, लेकिन वो गर्म करता है क्योंकि उसमें एक्रेलिक यूज हुआ है। और तीसरी चीज, आपने कॉस्ट बढ़ा दी फैब्रिक की, ये कस्टमर के साथ चीटिंग है। तो इस तरह की जो ये माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनकी अपनी वो है। फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने ये कहा कि मैम हम लोग सिर्फ ताने और बाने का कपड़ा देते हैं, हम डिजाइन का कपड़ा धागा नहीं देते। और डिजाइन का धागा देते हैं तो वो लोग जो वीवर है वो लोकल मार्केट से प्रोक्योर करता है, जहां सिर्फ एक्रिलिक सस्ते में उपलब्ध है। तो अगर आप मूगा या पाट सिल्क की साड़ी भी लेती हैं, मूगा जो 50,000 रुपए की एक साड़ी आ रही है बेटा आज, अगर आप उसकी भी साड़ी लेंगी, या आप पाट जो 15,000 16,000 की साड़ी आ रही है, इट्स अ बिग अमाउंट, पूरा परिवार चलता है इतने पैसे पे, उसमें भी जो डिजाइन है वो एक्रिलिक से बना है। जबकि मेरे पास 2005-6 की जो साड़ियां हैं उनमें सब में सिल्क पर सिल्क है। तो ये एक बड़ा चेंज आया है जो कि आगे चल के हमारे एनवायरनमेंट पे बुरा असर डालने वाला है। हम लोग के, आप सब में से कुछ लोग गांव के भी होंगे और उन्होंने वो हाथ का पंखा देखा है ना, बेना या डलिया देखी है? बिजना बोला जाता है। बिजना बोला जाता है और डलिया मौनी, है ना? तो वो जो है, लकड़ी की डलिया बोलते हैं। लकड़ी वाली नहीं कह रही हूँ, जो मूछ कासे से ऐसे बुनी जाती थी, मूछ का बनाया जाता है। आद्या वाली डलिया ले आओ, आद्या दौड़ के जाओ, आद्या डलिया लेके आओ। मैम जो खजूर के उससे बनती है ना बच्चा, खजूर वाली नहीं, जो मूंज और सन से कासे से, जिससे वो गांव में जो किनारे जो बनती है, बहुत दिन चलती, बड़ी मजबूत होती है वो और खूब कलरफुल होती है वो। यस मैम, कलरफुल होती है। हाँ, गांव में बनाई जाती है मैम टोकरी से। अब तो बेटा लेकिन अब जो कासा चढ़ता है ना उसके ऊपर, मूंज चढ़ता है, तो मूंज एक तो खेती का हो गई। कुशा कहते हैं उसे, आई थिंक वो दो चीजों से बनता है बेटा, कासा और मूंज। कासा मैंने बुनी है ना इसलिए मुझे पता है। कासा अंदर लगता है
एक हाँ कांसा अंदर लगाया Yes, ma'am. जाता है। ये हाँ देखिए। यस मैम, ये यस हाँ मैम, मैम। यस जी मैम। मैम, कांसा अंदर लगता हुई है, है। यहाँ मैम पे हम लोग इन्होंने यहाँ भी कांसा लगाया हुआ है। हमारी Yes, Yes, नानी के ma'am. जमाने Yes, में ये चीज ma'am. मूंछ मैम की ये कलर बनती थी। करके वो रखा है, सुखा के फिर उसको वो किया जाता है। गांव में अभी भी लोग बनाते हैं इसको। लेकिन दुखद बात यह है बेटा कि अब ज्यादातर लोग जो आपके कुरकुरे और इन सबके पॉलिथीन निकल रहे हैं, उससे वो बिजना बना रहे हैं और उससे ये डलिया बना रहे हैं। यस मैम, यही हो रहा है। इसे मैं डाउन साइक्लिंग कहूंगी, क्योंकि वो प्लास्टिक कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, वहां ये कार्बन एमिशन जरूर करेगा, क्योंकि तेज गर्मी होती है, उसमें अगर प्लास्टिक रख दिया जाए तो आप समझ सकते हो क्या हालत होती है। मैम ये जो डलिया है, ये जो इन्वायरमेंट इनको वो इफेक्ट नहीं डालती है, ये नेचुरल है। तो ये तो बेटा पूरी कांसे अब से तो बनी है, इसके अंदर भी कांसा है, बाहर भी कांसा है। यस मैम, अब तो जो प्लास्टिक ने इसका वो रूप ले लिया है ना। घर में हर जगह प्लास्टिक यूज हो रही है, तो इसका ये भी प्रॉब्लम है। चेंज, तो इसका भी थोड़ा सा कम करने लगे हैं लोग यूज। ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी कोई प्रोजेक्ट किया जा सकता है, यस मैम। जिसको आप आगे चल करके उसको एज अ सेल्फ एंटरप्रेन्योरिंग। देखो बेटा, नौकरी के चक्कर में नौकरी करो, अच्छी बात है, तुम में से जो एकेडमिकली स्ट्रांग है वो नौकरी जरूर करे, क्योंकि अच्छे टीचर्स की भी जरूरत है। लेकिन अगर इस तरह का कुछ आप कर पाते हो समाज के लिए, अपनी कला के लिए, विरासत के लिए, और उसके साथ साथ पर्यावरण के लिए, तो दिस कुड बी अ गुड थिंग, है ना। तो यस मैम। एक ये ऑप्शन है। और समरीन ने तो अपना पूछ लिया, शाली ने भी पूछ लिया। कंचन, कुछ पूछना है बेटा? यस मैम। मैम एक वैक्टियन ऊंट आता है मैम, वो जो है मौसम के अनुसार जो है वो अपना वो परिवर्तित करता है। मौसम के अनुसार उसके जो कपड़े बनते हैं वो मौसम के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तो मैम उसके ऊपर भी क्या किया जा सकता है? बिल्कुल। ये क्या चीज बता रही हो बेटा? मैम ये वैक्टियन ऊंट, बैक्टीरियन एक वैक्टियन ऊँट ऊंट। होता है। ये मैम एक कश्मीर मैम एक ऊँट है जो मौसम के हिसाब से, जैसे गर्मी में वो सर्दी का कपड़े को कर सकते हैं और सर्दी में गर्मी के कपड़े को। गर्मी के कपड़े मौसम के अकॉर्डिंग मैम चेंज कर सकता चेंज है। होता है, चेंज हो एनवायरमेंट सकता है मतलब मैम। मौसम के पहले अनुसार ये वो। देखो कि वो कहाँ पर है, तुम्हारी रीच में है कि नहीं। वो यस यहाँ मैम। पे नहीं है मैम। वो बच्चों एक काम जरूर वो करना, यहाँ पे है ही नहीं, यूपी में है ही नहीं वो बैक्टीरियन। आपको जो भी काम करना है, कोविड पीरियड है, ऐसी चीज सिलेक्ट करो जो तुम्हारे घर के अराउंड है और जिस पर आप अच्छा काम भी कर सको, मन को संतुष्टि भी हो। मन को संतुष्टि हो, लेकिन अच्छा। अब जैसे पहाड़ पे एक रामबास होता है, ऐसे करके इधर गोरखपुर की तरफ एक कोई घास होती है जिससे बहुत अच्छा काम हो रहा। कौन सी घास कहलाती? तराई में होती है वो, देखो मैं तुम्हें अगली क्लास में पता करके याद करके बताऊंगी। एक घास होती है जिस पर काम हो रहा है। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिन पे अभी आप लोग की तो अभी पढ़ाई चल रही है, काटो पीटो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, देखो किससे रंग निकल रहा है, किससे घास निकल रही है। ट्राई करने से ही लोगों ने केले से फाइबर बनाना शुरू किया। कमल की मैंने एक कमलिनी का आपको दिया है आइडिया, आप उस पर भी कर सकते हो। स्वास्तिका बोलो, आप कुछ कहना चाहते हो बच्चे? मैम बांस के फाइबर से भी बनाया जा सकता है बांस मैम का ना। बहुत स्कोप है, बहुत जबरदस्त। इस समय सरकार बैम्बू पे बहुत काम कर रही है। मैम केरला साइड इसका ज्यादा है आई थिंक। हाँ बेटा, केरला साइड ज्यादा है ये बैम्बू का मैम। सबसे ज्यादा बैम्बू नॉर्थ ईस्ट में है बेटा। यस मैम, नॉर्थ हम लोग जब थे तो हम उसके पत्तों की प्लेट्स, जो हम लोग डिस्पोजेबल नहीं यूज करते हैं, 12,000 में मशीन आती थी। हम लोगों ने सोचा था कि हम लौट आए ड्यू टू सर्टेन रीजंस, अपने पर्सनल रीजन से। नहीं तो वहां ये सोचा था कि हम छोटे छोटे ग्रुप बना के वो मशीनें लगवा देंगे। और बैंगलोर की एक कंपनी थी जो पूरा पूरा प्रोडक्ट लेने को तैयार थी, मशीनें लगवाने से ले, तो ग्रामीणों को एक अच्छा रोजगार मिल जाता। और अब तो खैर वहां बहुत काम हो रहा है। आपको पता है वहां हर रंग का बांस पाया जाता है। इतना सुंदर नीला, इतना सुंदर लाल, इतना सुंदर काला और बहुत सुंदर हरा। ऐसे लगता है जैसे किसी ने रंगा हो, जबकि वो नेचुरली रंगा बांस है। असम में मैम तो मोस्टली बांस से ही, मतलब हर चीज, उनका घर भी बनेगा बांस से, खाने पीने की चीजें भी, सब हर चीज मतलब मोस्टली बांस ही यूज होता है। भूकंप सेस्मिक जोन 5 में आता है बेटा वो। सॉरी फॉर इंटरप्शन। 5 में आता है, वहाँ भूकंप बहुत आता है, तो इसलिए बचने की जरूरत है। हाँ, आई एम फिनिशिंग। हाँ, और किसी को एक्चुअली दूसरा शुरू होना है क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी वैसे है। भी 8 मिनट से ज्यादा हो गए बहन, वो कट गया होगा वैसे। हाँ, सृष्टि हाँ। कुछ, हाँ अब अगली क्लास में सृष्टि आप पूछना बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू मैम। और कोई थैंक यू और मैम। कोई कुछ हो थैंक प्रश्न? यू मैम, बहुत अच्छी है। एनी टाइम बच्चे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अभी मैं, ठीक है बेटा, थैंक यू यू वेलकम बच्चों। मैं अभी शेयर कर दूंगी पीपीटी। ओके मैम। अर्चना मैं ऐसे छोड़ दे रही बहन। हाँ 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 ठीक है, ठीक। वो चलो उसको एक्चुअली रिकॉर्ड करना है ना, ठीक है, चलो फिर बात करते हैं उस पर। ओके।